तो जैसे एलेक्स हॉर्मोज़ी हमारे एक और गुरु, उन्होंने कहा है कि भाई आप सब कुछ फ्री में दे दो। और ये मैंने लिटरली मैं जितना मैंने यूट्यूब वीडियोज़ तक बनाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा मुझे बोलता है तू वर्कआउट बता दे, मैं उसको यूट्यूब पे लिंक भेज देता हूँ, पूरा वर्कआउट मैंने इसमें बताया हुआ है। वो कहता नहीं मुझे बता दे। अब उसको तो भाई चार्ज करूँगा ना, तो मेरे टाइम माँग रहे हो। पाकिस्तानी मर्द का मसला ये है कि वो बेचारा अपने सास बहू तक कैसे नहीं निकल पा रहा है। ये मसले सॉल्व करेगा तो ऑफिस में जाएगा, बॉस की सुनेगा, फिर कहीं जाएगा। भाई अपने ऊपर काम कब करेगा वो? और ये बीच में मैंने पॉडकास्ट की थी उसके साथ, वक़ार सिद्दीकी के साथ, उसने कहा मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि लोग खामख़ा आपको जानबूझ के उखाड़ते हैं और फिर जब आप तमीज़ से बात करते हैं तो बोलता है नहीं यार आई एम बिग फैन ऑफ यू। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप फॉलोअर्स जो एक दौड़ है फॉलोअर्स और लाइक्स की ना, ये गलत है। ये गैरी वी भी कहता है, गैरी वी कहता है कि अगर मेरा बस चला मैं लाइक का बटन हटवा दूँ अच्छा। सोशल मीडिया पोस्ट में हर जगह पे। मिनिमलिज्म इज़ द बेंचमार्क जहाँ से हर चीज़ शुरू होती है। जी। मयाना रवि, हर चीज़ अब वो अंग्रेज़ हमें सिखा रहा है। वो इतना खूबसूरत तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो मैंने बाद में मतलब आप यकीन करो कि मैंने अपने आधे से ज़्यादा कपड़े निकाले थे उस दिन। Here we are with another episode of Tech Brand and Beyond. And today we have a very special guest, and he's going to talk about fitness. And Mr. Fahad Raza is with us. He's a founder of Fitlict, and he's helping a lot of people with fitness goals. So over to you, Fahad bhai. तारिकुम कैसे हैं? Acha, so can you, hopefully we just won't be talking about fitness. I would really want to know कि आपने अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट करी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने पहले क्लियर कर दिया कि वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट फिटनेस ओनली, क्योंकि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई वांट कि यार ये फिटनेस पे बात नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे फिजिकल फिटनेस पे कभी इन आइसोलेशन बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि जब ये बात होती है ना तो यार ये बातें कौन करता है। ठीक है। तो जो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो भी इसी वजह से स्टार्ट हुई कि ऐसे ही 2018 और 19 की रातों में जब कोविड शुरू हो गया था, तो मैं कहीं बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि यार क्या करना चाहिए, कुछ फ़िटनेस को लेके कुछ स्टैंड आउट करना चाहिए, बिकॉज़ आई हैड बीन फॉलोइंग डिफरेंट पीपल लाइक जैसे एथलीनेक्स, उसको फॉलो करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उसका कंटेंट। वो कहता था पुटिंग साइंस बिहाइंड द वर्कआउट से बिहाइंड फ़िटनेस। तो मुझे लगा कि यार हमारे दौर में, अगर हमारे केस में देखा जाए पाकिस्तान में और इंडिया में, बहुत सारा मसला इंटेलेक्ट को लेके है, क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट लेवल बहुत लो है। तो मैंने कहा यार फ़िटनेस प्लस इंटेलेक्ट, ये फिटलेक्ट बन सकता है। फिर मैंने गूगल किया, मुझे कहीं नज़र नहीं आया फिटलेक्ट। मैंने कहा यार दिस इज़ द थिंग आई शुड डू। तो वो अल्लाह का शुक्र है उस वक़्त एक छोटा-सा ब्रेन चाइल्ड था। आई डिड नॉट नो कि इट वुड बिकम अ मूवमेंट, और अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता-आहिस्ता फिर कोलैबोरेशन एफर्ट्स से और काफ़ी सारी चीज़ों से फिर कंसिस्टेंसी से वो चीज़ें आगे चलती गईं। देन आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ एज़ वेल। मेरे लिए भी एक सेल्फ एक्सप्लोरेटरी जर्नी था ये। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। आई हैव ऑलवेज़ बीन अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय। फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता पता चला इंट्रोवर्ट सिर्फ़ जब तक होता है आदमी, जब तक उसको मतलब के लोग ना मिले और मतलब की बातें ना मिले। उसके बाद सारे एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक, तो फिटनेस मेरे लिए वो चीज़ है। फिर द कंटेंट दैट आई हैड बीन कंज्यूमिंग थ्रू पॉडकास्ट्स, थ्रू यूट्यूब, बुक्स, और फिर मेरा अपना जो एक नेटवर्क रहा है, जो सेल्स की जॉब मैंने तकरीबन 10-12 साल की है विद डिफरेंट कंपनीज़ लाइक नेस्ले, आईसीआई, स्माइल इंडस्ट्रीज़, शान फूड्स, मैटको फूड। उससे पहले आई गॉट ग्रेजुएटेड एज़ एमबीए, मॉर्निंग एमबीए फ्रॉम आईबीए। उससे पहले केयू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स किया था मैंने। तो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड अल्लाह का शुक्र अच्छा रहा, उसके बाद प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छा रहा। फिर उसके बाद 2019 में जब मुझे पता चला कोविड में बैठ के कि यार देयर इज़ सो मच मोर आई कैन डू विद माय लाइफ, तो वो था मेरा टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे मुझे पता चला ये 10-12 साल ना मैं थोड़ा बर्बाद कर रहा हूँ, और आगे अगले 10-12 साल बर्बाद नहीं होने चाहिए। ये कहना गलत है कि वो मैंने बर्बाद की, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। ख़ास तौर पे मुझे बेचना आ गया था, और मुझे पता था कि इंसान अगर बेच नहीं सकता ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। इंटरव्यू के बाद बेहतरीन स्किल्स हो। Yeah, I mean that's very interesting. You said कि that turning point for you when you had a career. Like, but क्या fitness at that time in your life had it entered किसी न किसी दौर? हाँ, मैं शौक तो मुझे हमेशा से था। 2002 में पहली दफ़ा मैं मैट्रिक की छुट्टियाँ थी जब मैं जिम गया था। तो उसके बाद से आई हैड लव दिस क्लैंगिंग एंड बैंगिंग साउंड, जिस तरह ड्वेन द रॉक जॉनसन ही पुट्स इट लाइक दिस। तो लेकिन वो हमारे होता है ना उस्तादों की एक बॉडी बिल्डिंग और एक वाटर पम्प का मशहूर हाजी क्लब था जहाँ हम जाते थे। तो वहाँ पे कुछ दोस्त यार साथ मिलके जाते थे, और वो ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ जिम था। तो आहिस्ता-आहिस्ता तकरीबन कोई 10-12 साल मैंने सिर्फ़ एक्सरसाइज़ की है, न्यूट्रिशन का ख़्याल नहीं रखा। मुझे लगता था कि वेट्स उठाने से बॉडी बन जाती है, और बॉडी बन भी जाती है। ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे उस ज़माने में। यंग था, इम्प्रेशनेबल माइंड था। लेकिन वक़्त के साथ-साथ 2016-18 में कहीं आके आई डिसाइडेड कि यार इसको मैं थोड़ा-सा प्रोफ़ेशन लेके चल सकता हूँ, क्योंकि इकिगाई पढ़ ली थी मैंने। इकिगाई में पता चला कि देयर इज़ समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स,
देयर इज समथिंग आई लव एंड देयर इज समथिंग आई कैन मेक मनी फ्रॉम। तो वो तीनों चीज़ें ओवरलैप कर रही थी। तो मैंने कहा आई शुड टेक इट पर्सनली और टेक इट सीरियसली। फिर जब कोविड आया तो मैंने फिर एफर्ट्स ज़्यादा दर्ज कर दी, फिर कुछ सर्टिफिकेशंस भी लिए, फिर कुछ बुक्स भी पढ़नी शुरू की, फिर अपना रीडिंग मटेरियल ज़्यादा करना शुरू किया, कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया। फिर मैंने खुद अपने आप को 1-2 इंटरनेशनल कोचेज़ हायर किए, अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया, अपनी कोचिंग की, फिर उसको रेप्लिकेट करना शुरू किया उन टीचिंग्स को, कुछ लोगों को खुद कोच करना शुरू किया, अपनी केस स्टडी बनाई, लोगों की केस स्टडी बनाई। फिर उसके बाद जब कंटेंट पे मैंने डबल डाउन करना शुरू किया, एक्चुअली द थिंग्स स्टार्टेड ब्लॉसमिंग फ्रॉम देयर। क्योंकि हुआ ये कि मैं शायद बता चुका हूँ तुम्हें कि हिशाम सरवर की एक वीडियो मैंने देखी थी, हिशाम सरवर साहब ने मुझे दैट वाज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी एज़ वेल। क्योंकि हिशाम सरवर बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट किया उन्होंने हमारी सोसाइटी में। उनकी एक ऐसी वो मेरे सामने उनकी वीडियो आ गई, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास जितनी मेरी फ्रेंड लिस्ट है ना, आप उठाएँ, धड़ाधड़ मेरे जो जितने भी लोग हैं, जो तमीज़ के आपको ऐड कर रहे हैं, आप उनको ऐड करना शुरू करें और आप देखें आपकी लाइफ़ अगले साल में कितनी चेंज रहेगी। तो मैं इंट्रोवर्ट, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, ज़ाहिर है कुछ 400 साढ़े 400 लोग थे मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में। मैंने कहा यार देखते हैं, करते हैं। तो कंटेंट तो मैं बना रहा था, तो मेरे ही लोग देख रहे थे, कुछ छोटे-मोटे जो मेरे ख़ानदान, कॉलीग्स वगैरह देख रहे थे। और कोविड चल रहा था तो मैंने घर का कोई कोना नहीं छोड़ा था जहाँ मैं वर्कआउट, सिवाय बाथरूम के, मैं घर के हर कोने में वर्कआउट कर रहा था और वीडियोज़ लगा रहा था रोज़ की बेसिस पे। तो लोग मुझसे पूछा था कैसे कर लेते हो? तो मैंने लोगों को ऐड करना शुरू किया। जब लोगों को ऐड करना शुरू किया तो मैंने देखा कि भाई कोई 30 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, 100 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। पहले ये मैंने क क्राइटेरिया बनाया कि म्यूचुअल फ्रेंड्स ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स बनना शुरू हुए तो ज़ाहिर है फिर वो जो 100 म्यूचुअल का था वो भी 300 होने लगा, 400 होने लगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो फ्रेंड्स बढ़ने लगे थे ना। तो मैंने उनको भी ऐड करना शुरू कर दिया। एक वक़्त आया कि 5000 की जो लिमिट थी उसको वो ब्लास्ट करने लगा। उसके फिर नोटिफ़िकेशन आने लगी कि भाई और आप ऐड नहीं कर सकते। फिर मुझे कुछ लोगों को अनफ्रेंड करना पड़ा। लेकिन उस दौरान में उस 6-7 महीने में आई सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन माय फेवर कि यार लोगों ने जब देखना शुरू किया कि आप किसी के पास ऐड हो जाते हैं ना, तो फिर आप उसको देख रहे होते हैं कि यार ये क्या हरकतें कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तो 10% भी अगर लोगों ने इंस्पिरेशन ली तो उनमें से कम अगर 10 लोगों में से 2 बंदों ने ही पूछा, तो किसी एक ने तो बाय की ना सर्विस। उसने कहा क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या बैकग्राउंड है। तो रिलेटेबिलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा था। मैं नहीं देखता था, मेरी बेगम बोलती थी पीछे झाड़ू रखी हुई देख, तो भी तुमने वीडियो लगा दी, अपलोड कर दी। हाँ, वो आप खींचे वो अभी भी आप यही करते हैं, मतलब ये तो देसी आते हैं यार आप माशाल्लाह। देसी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मैं घर पे कर दिया मैंने। अच्छा, ये मेरा बेगम का अक्सर आपको पता है कि जो बेगमात होती हैं वो एस्थेटिकली साउंड होती है ख़वातीन की, यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं बेगम बताते नहीं मैं अपलोड करने वाला हूँ। भाई किया, ढक किया, ये किया, वो किया। इससे बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपका जो एक रॉ मटेरियल होता है ना, जो रॉ सेल्फ होता है आपका, वो लोग देख के ज़्यादा इंस्पायर होते हैं क्योंकि इट्स अनपॉलिश्ड, ठीक है? मुझे उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। और ये तो अब आहिस्ता-आहिस्ता आके काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार आप सेलिब्रिटी हैं। मैंने कहा भाई अभी तक मैंने कोई ब्रांड पे काम नहीं किया था। इट वाज़ ऑल अबाउट मी, ऑर्गेनिकली पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर टू लेट पीपल नो। क्योंकि मुझे ये पता चला कि नेटवर्किंग का जो डायनामिक्स है वो चेंज हो चुके हैं। मुझे किसी इवेंट पे जाके अपने कार्ड्स पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। आई जस्ट हैव टू पुट माई सेल्फ आउट देयर, लाइक माइंडेड पीपल विल फॉलो मी। और वो पूछेंगे मुझसे, एटलीस्ट ये तो पूछेंगे यार तू ये करता रहता है, बंदे के करता रहता है, ये करता रहता है, क्या करता है तू? काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा यार व्हाट डू यू एक्चुअली डू? क्योंकि मैं कभी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कोई बात कर दी, कभी कोई बात कर दी। तो सेल्स की भी अक्सर बात करता रहता था। देन जो मेरी नीश है, जो वर्कहॉलिक्स हैं, उन्होंने रिलेट करना शुरू किया। फिर अगर सर्विस बाय नहीं की कोई मसला नहीं है, मैं आई वाज़ नॉट देयर टू सेल थिंग्स बट आई वाज़ देयर टू बिल्ड माय पर्सनल ब्रांड। तो अल्लाह का शुक्र है अब एक पर्सनल ब्रांड इतनी बन चुकी है कि दे नो एटलीस्ट कि काफ़ी लोग मुझसे अब बोलते हैं कि यार आपका नाम क्या है सॉरी? वो कहते दे नो मी अबाउट फिटलेग, दे नो फिटलेग। वो कहते हैं मिस्टर फिटलेग या फिटलेग भाई आए हो, बोले आपका नाम क्या है? तो दैट्स अ सक्सेस फॉर मी कि अब उनको फ़हद से पहले फिटलेग का पता होता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंड accidentally, but when it happened, it was just about the consistency that made it so best. दैट्स सो इंटरेस्टिंग। आपने एक चीज़ ब्रांड की बात की है। आई थिंक हमारी भी पिछले हफ्ते यही बात हो रही होती थी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू समटाइम्स अपने ब्रांड से अपने आप को अलग करना। हाँ, तो ये नहीं, फ़ाद भाई का मैंने कंटेंट देखा और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें नज़र आई, क्योंकि मैं थोड़ा-सा जब ऐसा एज़ अ क्रिटिकल आई देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये बात क्यों कर रहे हैं फ़ाद भाई? लेकिन हाँ, मुझे ऐसा फिर मतलब बिकॉज़ यू रूल्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। हाँ, ये यार ये बात क्यों हो रही है? लेकिन इट इज़ मेकिंग सेंस आफ्टर लिसनिंग टू कि आप इट इज़ फॉर एक्वायरिंग मोर एंड मोर पीपल टू योर You can ऑर्गनाइज़ेशन। only connect the dots when you look backward. ओह वाह! P.A. Jobs. नहीं, वो क्या है, हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज़ 20/20। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, बहुत दफ़ा क्या होता है कि सेलिंग विदाउट सेलिंग वाली चीज़ जो है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन द कैमरा, क्योंकि ये चीज़ मैंने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आई हैव परस्यूड दिस थिंग। होता क्या है कि व्हेन यू बाय समथिंग ना,
तो आप अगर आपको कोई बेचने आता है तो सबसे पहले पुश बैक करते हैं आप, क्योंकि आगे किसी दुकान में घुसते हो और सामने सेल्स का बंदा आ जाए ना, सबसे पहले ये होता है कि आप कटा रहे होते हो उसका, आप इधर-उधर देखते हैं, हाँ ठीक है मैं देख रहा हूँ, बाद में बुलाऊँगा। या फिर वो ये बोलता है कि एक दफ़ा एक बंदे ने मुझसे कहा कि सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ खड़ा हूँ। वाओ! यार ये होती है चीज़, इतना अक्लमंद आदमी था वो। तो उसने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया और मुझे पता है कि बंदा खड़ा है, स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, वो बुक स्टोर में था मैं, किसी फैसिलिटेटर बन गया ना वो। वही बन गया। No, he gave you value at that moment. उसने कहा कि अगर कुछ चीज़ चाहिए हो तो फिर बताइएगा। तो मैंने ये नोट किया कि यार ख़ास तौर पे आई नो कि अगर आप कुछ बेच नहीं सकते तो आप धरती पे बोझ हैं, सही है? और बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन से काम करने का फ़ायदा यही हुआ कि उन्होंने बिज़नेस एथिक्स और वैल्यूज़ डेवलप की कि भाई अगर बेचोगे तो हमारे काम के वरना तो ये दरवाज़ा यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हें चैरिटी करने नहीं बैठे, पालने नहीं बैठे हैं। जॉब सिक्योरिटी का भी यही सीन है, जब तक आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए फ़ायदेमंद हो, आप काम कर रहे हो, आप पे तमगे लग रहे हैं, आप कमा रहे हो, खुद भी घर लेके जा रहे हो, कंपनी को भी कमा के दे रहे हो। नहीं हो तो किसी को भी ज़िम्मेदारी नहीं है आपको लेके पालना। सही है, ये बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक साउंड कर सकता है, बट दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड शुड वर्क एंड वर्ल्ड मस्ट वर्क लाइक दिस एंड इट वर्क्स लाइक दिस। सही है, तो मैंने ये चीज़ नोट की कि जब मैंने ये चीज़ पुट आउट करनी शुरू की तो काफ़ी लोग नॉन फिटनेस कंटेंट से मेरे फिटनेस की तरफ आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात की। मैं यासिर भाई के साथ पॉडकास्ट करता हूँ। मैंने काफ़ी साथ मैं मेरा जो मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ था दैट वाज़ अबाउट सेक्स लाइफ़ एंड मेंटल हेल्थ। वो पॉडकास्ट मेरा सवा लाख व्यूज़ एक तरफ, बाकी सारे व्यूज़ एक तरफ। उस पॉडकास्ट की वजह से मेरा यूट्यूब मोनेटाइज़ हुआ और हम लोग कहीं थोड़ा-सा मिसअलाइन भी हो गए कि यार ये बातें ऐसी करता है, सेक्स-वेक्स की बातें हम लोग कहते हैं उसको अक्सर कि ऐसी बातें करता रहता है ये। लेकिन ये गारंटी है अगर आज भी जाके कोई वो पॉडकास्ट देखे तो इससे बेहतरीन पॉडकास्ट मेरा ख़्याल से इस दुनिया के जितने पॉडकास्ट आप इस टॉपिक पे उठा के देख लें ना, उसमें आप इसको टॉप नॉच ही पाएँगे। क्योंकि इतनी खूबसूरती से हर बात को इतना ज़बरदस्त बताया गया है कि लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है वो आपकी लाइफ़ का, एज़ फार एज़ मैरिटल रिलेशनशिप है, क्योंकि मैरिटल सेक्स की बात हुई है उसमें, हलाल की चीज़ की बात हुई है। तो मेरा ये मानना था कि जब फ़िटनेस की बात हम करते हैं, तो मेरे पास जब लोग आते हैं ना, तो बहुत दफ़ा क्या होता है, उनको लगता है फ़िज़िकल प्रॉब्लम है उनके साथ, लेकिन फ़िज़िकल नहीं होता है। वो कहीं न कहीं अपने घर से परेशान होते हैं, कहीं न कहीं अपने ऑफ़िस से परेशान होते हैं, बिज़नेस में परेशान होते हैं और वो अपने आप को सॉल्व करना चाह रहे होते हैं कि यार मैं ये ज़रा मूवमेंट कर लूँगा ना, अच्छा हो जाएगा। होता क्या है कि वो मूवमेंट करने लगते हैं, उसके बाद इसको एड्रेस नहीं करते, इसको एड्रेस नहीं करते, ना ही पेट एड्रेस होता है, ना दिमाग एड्रेस होता है, तो आप कहीं न कहीं क्रैश हो जाते हैं। 3-4 दिन मैं आपको लेके चलूँगा, 5वें दिन आप क्रैश कर जाओगे क्योंकि ना आपने अपना मेंटल इनपुट ठीक किया है, ना आपने अपना माउथ का इनपुट ठीक किया है। तो आप जब ये चीज़ें ठीक नहीं करोगे तो वो एक्सर्शन है। आप वैसे ही एक्सर्शन करके आ रहे हो, ऊपर से आपको मैंने फिज़िकली और एक्सर्ट कर दिया। तो ये तो डिज़ास्टर रेसिपी है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार आई एम गोइंग इंटो समथिंग दैट इज़ लाइफ लॉन्ग, दैट इज़ नॉट क्विक फिक्स और वन टाइम सॉल्यूशन के फात साहब मुझे कर देंगे। सही है, मतलब मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस कंसल्टेंसी में किसी कंसल्टेंट को बोलता हूँ यार बिज़नेस तेरे हवाले, ये मेरे नंबर्स हैं, मुझे करके दे। अब वो प्रोजेक्ट लेके काम करेगा, लेकिन मैं बॉडी में ये नहीं कह सकता मेरी बॉडी तेरे हवाले, ये ले मेरी बॉडी पे काम करो, मुझे करके दे दे। उसमें मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसमें मुझे अपनी सोच आगे वाले को देनी है। मुझे सोच उसके पास रख देनी है कि यार मेरी सोच को बदल, मैं अपने पे काम कर लूँगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आदमी पे करता है, बोलता है यार मेरी बॉडी कब तक बन जाएगी या मैं कब तक फिट हो जाऊँगा। आई डोंट नो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी सोच तो मुझे दो, आप अपनी साइंस लेकर आ गए हो और आप कह रहे हो नहीं यार हमने तो ये सुना है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर पूछता हूँ कि मुझे बताएँ आपके खाने में क्या रूटीन है? तो खाने में कहीं प्रोटीन नज़र नहीं आता मुझे। अगर प्रोटीन नहीं है तो उसका मतलब ये है कि मैंने एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैंने मज़दूरों को अंदर भेज दिया है, उनको सीमेंट नहीं दिया, ना उनको ब्रिक्स दी, बोला घर बनाओ। बोले भाई क्या है? मैं बोलूँगा ऐसा मैं और मज़दूर भेज रहा हूँ, ब्रिक्स नहीं दे रहा मैं उनको। ये तो यार हम भी बचपन से जिम जाते रहे हैं और चीज़ें देखते रहे हैं, कभी इस तरह की बात ही नहीं हो रही। अभी भी क्या मतलब जो अभी मतलब अब इतनी अवेयरनेस भी आ गई कि अभी भी ऐसी बात नहीं होती जिम में, हम तो जाते नहीं है जिम में। नहीं, हालात से पता चल रहा है। क्योंकि वो है ना, बट या आई मीन फॉर श्योर आई मीन ये जो आप कह रहे हैं आई आई एब्सोल्युटली एग्री। ये नॉलेज गैप है या मतलब क्या ये बताना नहीं चाह रहे होते जिम ओनर्स, क्या मसला है? नहीं, नॉलेज गैप नहीं है, नॉलेज तो ओवरलोडेड है यार। नॉलेज तो इतनी है कि आपकी सोच है, अब आप मतलब चैट जीपीटी के आने के बाद तो आपको कुछ पता ही नहीं ना, आप उस दिन इसने मुझे बताया वॉइस प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसे दोस्तों यारों से ज़रा बात कर रहा था, मैंने कहा शिट मैंने अभी तक वॉइस प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं की है। तो दैट वाज़ न्यू फॉर मी कि आप अगर उससे पूछते हो वो बता देगा आपको हर चीज़ कि यार क्या-क्या मसले हैं, कैसे हो सकता है। बच्चे को पता है, बच्चे से पूछो अपने घर में अगर आपका 4-5 साल का बेटा भाई सेहतमंद रहने के लिए, फिट रहने क्या करना चाहिए? बोलेगा अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बच्चे-बच्चे को पता है, बट नहीं हो रहा। तो देयर इज़ समथिंग आउट ऑफ दिस थिंग ना। उसका मतलब ये है कि आपका क्यों क्लियर नहीं है। सही है, अभी जैसे दानिश यूसुफ की बात हुई, उनके जब मैं गया हुआ था तो
यही बात हुई कि यार वो 44 ईयर्स की एज में अब उनको आहिस्ता-आहिस्ता रियलाइज़ हो रहा है कि यार इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, और इसकी वजह से उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी शुरू की। अब वो बॉडी बनाने वाले माइंडसेट से बाहर निकल के लाइफ बनाने वाले माइंडसेट पे आ गए हैं, क्योंकि 44 ईयर्स तक उन्होंने इतना कमाया है कि वो अब उनको समझ में आ रहा है कि यार अब तो मैंने कोड क्रैक किया है। अब तो मुझे पता चला है किस तरह काम करना है। ज़्यादातर हम लोगों को 30-35 साल के बाद ही पता चलता है ना, वरना तो हम फिगर आउट कर रहे होते हैं। अब 40 साल में आपने फिगर आउट किया, 65 में आप मर जाओगे अपनी हरकतों की वजह से। तो फ़ायदा क्या है? मतलब 40 में तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार अब गेम है, अब उठाना है, क्योंकि अभी आपके आगे वाले बच्चे भी तो हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिज़नेस क्रिएट किया, तो अपने बिज़नेस को भी उठाना है। कल-परसों मुझे उसी इवेंट में एक बच्चा मिला, और इससे पहले भी एक मेरा दोस्त रह चुका है, जो मेरी शादी, जब मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी हो रही थी, तो वो मेरे पास भागा-भागा आया, कहता है, "अबे तेरा कार्ड मैंने देखा हाईवे के हम।" मैंने 2011 में ग्रेजुएट किया, 12 फरवरी में मेरी शादी थी। तो मैंने जब कार्ड दिया, सबके व्हाट्सएप पे किया, तो वो मेरे पास आया क्लास में, कहता है, "अबे पागल-वागल तो नहीं हो? शादी कर रहा है इतनी जल्दी?" तो मैंने, "क्यों, क्या हो गया?" बोला, "भाई पहले सेटल हो जाओ, ये करो, वो करो।" ख़ैर मेरे वलीमे पे आया, मुझे बड़ा खुश देखा उसने, गले-वले मिला। 3 हफ़्ते बाद बॉय का कार्ड आया मेरे पास। ओह! मैंने तो बड़ी ली, मैंने कॉल की, मैंने कहा, "यार ये क्या सीन है? तुम तो कह रहे थे शादी नहीं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा।" बोले, "यार आई रियलाइज़ समथिंग दैट डे। आई सॉ यू हैप्पी एंड आई सॉ यू कि यार तू बड़ा डिटरमिन्ड है, तुझे पता है तू कर लेगा।" क्योंकि मसला ये था कि मैं जब 16 साल का था, तो मेरे अब्बा चल बसे थे। क्योंकि मेरे अब्बा ने बहुत लेट शादी की थी। एट द एज ऑफ 38-40 की एज में शादी की थी, एंड दैट वाज़ द मोस्ट वल्नरेबल टाइम ऑफ माय लाइफ एंड आई नीडेड हिम द मोस्ट एंड ही वाज़ नॉट देयर। तो तू 26 साल में शादी कर रहा है, तो मुझे 26 में कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज वो माशाल्लाह कनाडा में है, और 5 बच्चे हैं माशाल्लाह उसके। मेरे तो फिर भी 2 हैं। मतलब वो इसमें भी स्पीड उसने बढ़ाई। जी, जी। सही है। तो कहीं न नहीं रियलाइज़ किया। इसी तरह इस बच्चे ने मुझे जब परसों-तरसों इवेंट में मिला, तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे बड़ी याद आती है कि जब मैं 13 साल का था, मेरे अब्बा चल बसे थे, उन्होंने काफ़ी लेट शादी की थी। तो ये एक कॉमन थीम मुझे नज़र आई कि यार ये भी एक चीज़ है। वाओ! क्योंकि मेरा बेटा 12 साल का हो गया। अब वो टीनेज में दाखिल होने वाला है। जिस तरह के सवाल वो मुझसे करता है, मैं कहता हूँ यार शुक्र है वो सवाल कर रहा है। मैं उसको समझा सकता हूँ, कहीं न कहीं बुनियादी चीज़ों पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से बेवकूफ़ बन के आता है, कोई खिलौना लेकर आ गया, तो उसको साइकोलॉजी से समझा सकता हूँ। ये सिर्फ़ मैं कर सकता हूँ। एक बाप ही बेटे के लिए कर सकता है, क्योंकि मेरा ख़्याल है दुनिया में अगर कोई मर्द आपको जीतता हुआ देखना चाहता है, वो आप जेन्युइनली वो बाप ही है। क्योंकि उसको भी मज़ा आएगा कि यार मेरा बेटा मुझसे आगे जाएगा। ये वाक़ई इसमें अब्बू जो हैं, अब्बू जो होते हैं ना अब्बू, वो बहुत बड़े वाले जो अब्बू हैं, वो तो बहुत डिस्टेंस हो जाते हैं हाँ, अपने आप। एज गैप वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसके अंदर मुश्किल होती है। बिल्कुल है। मेरे अब्बू भी मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था, स्कूल जाते थे ना तो कभी-कभार लोग कहते थे यार वो ये आपके भाई हैं, हाँ। यानी इस तरह का। तो हमें बड़ी खुशी होती थी, और वो हमसे बहुत रिलेट करते थे, अम्मी भी, अब्बू भी। और ये जो देर से आजकल शादियाँ हो रही हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ये कि भाई बहुत करियर बना लो। बिल्कुल, 18 से 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़कों के जो मैं इश्यूज़ आजकल देख रहा हूँ, मतलब हाइली बैलिस्टिक चीज़ें हैं, जो मैं सुन के सोच रहा हूँ कि यार शादी कर, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदा $5000 बना रहा है, 22 साल की एज में, उसके माँ-बाप भी कह रहे हैं तुम्हारी उम्र नहीं है, तो यार व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? मुफ्ती तारिक मसूद, आई टोटली एग्री विद हिम कि भाई भूखे को पता है मुझे भूख लग रही है। डोंट टेल हिम कि यार तुम्हें इस उस पे शादी नहीं करनी चाहिए। जल्दी शादी करने के फ़ायदे अपनी जगह हैं। आप साथ ग्रो करते हैं, आप साथ ग्रो करने का फ़ायदा ये है कि आपकी स्पाउस भी साथ ग्रो करती है, आप मेंटली साथ ग्रो करते हैं, आप स्ट्रगल साथ देखते हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, तो वही रिलेशनशिप एग्ज़िस्ट करते हैं या प्रोलॉन्ग होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल साथ देखी हो। क्योंकि उनको पता है कि यार आप गंदा तरीन जो एस्पेक्ट है ना इंसान का, वो स्ट्रगल में नज़र आता है, उसे गंदे टाइम्स में नज़र आता है। वाओ! अगर उसने वहीं अपनी शिट लूज़ कर दी, तो ये होता है कि नहीं यार ये बेकार है। वहाँ उसने जैसे अल्लाह का शुक्र है वी हैव गॉन थ्रू द टफेस्ट टाइम्स एज़ वेल, क्योंकि अगर मैं अपनी बेगम को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो कहीं न कहीं रिस्पेक्ट का एलिमेंट जब ही आया जब मैंने उसको देखा कि यार इन टाइम्स पे से मेरा साथ दिया है। यहाँ पे एक वो है बंदी सादिया खान, कल मैं मार्क मेंसन का कल ही देख रहा था इनफैक्ट, रिलेशनशिप था, तो उसने उससे पूछा कि भाई क्या सीन है? तो उसने कहा कि सादिया खान ने कहा कि मैं प्री टिंडर दौर की हूँ। ज़ाहिर है जब भी डेटिंग-वेटिंग का वो नहीं था, तो हमारी उम्र की है वो। तो कहती है कि आजकल के दौर में ना हम जब भी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो वी हैव द प्लान बी इन माइंड। इफ दिस डज़न्ट वर्क वेयर विल आई गो? किसको मैं चूज़ करूँगी, किसको चूज़ करूँगा? ये आजकल के दौर में बहुत है। और ये रिलेशनशिप जब मसला करते हैं, तो आपकी हेल्थ ऑटोमैटिकली मुतासिर होती है। अभी आते हुए मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उसका सिर्फ़ ये मसला था कि यार मैं सोचता हूँ अपने आप पे काम करूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तानी मर्द का मसला ये है कि वो बेचारा अपने सास-बहू के चक्कर से नहीं निकल पा रहा। हाय, हाय! ये मसले सॉल्व करेगा तो ऑफ़िस में जाएगा, वो बॉस की सुनेगा, फिर कहीं जाएगा। भाई अपने ऊपर काम कब करेगा वो? तो इन सारी चीज़ों के मैं दौरान अगर मैं उसको ये बताऊँ, आओ इधर आओ, तुम डंबल उठाओ, तुम बाइसेप बनाओ, तुम देखो सिक्स पैक बनाओ, ये बनाओ, इट्स इट डोंट बी रेलेवेंट।
वो रेलेवेंट ही नहीं है, वो लेबर है। और मैं उसको कटा रहा हूँ बेसिकली इस चीज़ से। इनफैक्ट ये होना चाहिए कि आओ ठीक है, ओरिएंटेशन करते हैं, बैठते हैं, समझते हैं। खुर्रम इलाही से जब से मुलाकात हुई है, आई गॉट टू नो द वैल्यू ऑफ फिलॉसफी। वो कहते हैं ना, जिम रोन के भी उस्ताद थे एल शॉप। तो जिम रोन कहता है उसके बारे में, एल शॉप के बारे में, कि उन्होंने मुझे बताया कि द कहते हैं ना कि द सक्सेस ऑफ अ मैन इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द इकोनॉमी बट हिज फिलॉसफी। इकोनॉमी तो आउटसाइड है ना, लेकिन आपके अंदर की फिलॉसफी क्या है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह इकोनॉमी को देखते हो, आप किस तरह अपना रास्ता नेविगेट करते हो। वरना इकोनॉमी तो हर किसी के लिए बुरी है भाई, तेरे लिए भी है, मेरे लिए भी, सबके लिए है। लेकिन हमारा ये है कि हम लोग ओल्ड वाइज चीज़ों से ज़्यादा चलते हैं। I mean, yeah, I mean, we took a lot of things for face value. That is for sure. कि यार अब्बा ने कहा था, इसने कहा था, उसने कहा और था, कंपैरिजन बहुत होते हैं। यार अब देखें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। I mean, for sure, at the end of the day, हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं ना, I think the thing that we really, I think everyone, even listening to this podcast, hopefully, needs to understand, information है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद भी होंगी। और उस इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए आपने क्या प्रोसेस अपने लिए अपनाया था कि यार Here I have to sit with people who know more than me. इन पर ये दिस इज़ द ओनली थिंग। अभी खुर्रम इलाही एक्चुअली केम फ्रॉम इस्लामाबाद। को मैंने पॉडकास्ट करनी चाहिए थी उसके साथ, सुबह टाइम नहीं था, लेकिन उसने कहा हम डिनर कर रहे हैं, आप आ जाओ। मैं मलिए गया, मतलब कोई पौन घंटा मैंने सफ़र किया। पर ऐसे लोग मुझे बुलाते तो यार सर क्यों बुलाया, क्या है बुलाया। ये वो चीज़ है जहाँ से वैल्यू मिलेगी, भले मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना हो, कुछ नहीं हो, लेकिन मैं उस कमरे से अब निकलूँगा ना, मैं चेंज्ड आदमी होऊँगा। जब भी मैं काफ़ी लोगों मतलब आई हैव स्टार्टेड चूज़िंग पीपल कॉन्शियसली फॉर लास्ट 2 टू 3 इयर्स। जहाँ मुझे लगता है ना यार मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। एलेक्स हॉर्मोज़ यही कहता है कि भाई 2 चीज़ें हैं दोस्त में देखने की। एक तो ये कि तुम बेटर पर्सन हो रहे हो, दूसरा ये आपकी खुशी में आपसे ज़्यादा खुश होना चाहिए उस बंदे। वो भी दोस्त है, सही है। तो वो दोस्त हैं, ये 2 लोग दोस्त हैं, हाँ, वरना कुछ मसला है। अब खुर्रम इलाही के उसमें बैठा था, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। एबिस, ये एक नीचे वो बड़ा पड़ता है, तो उसकी बात हो रही थी, क्योंकि मैं तो फिलॉसफी में भी डैबलर हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता देख रहा हूँ, थोड़ा-सा घुसना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि देयर इज़ अ फिनोमेनन कि एबिस जो होता है, जब आप एक कुएँ में झाँकते हैं तो आपको अंधेरा नज़र आता है। अब आपको नीचे कुछ नहीं दिखाया, तो हमें लगता है कि गैब जो है वो अंधेरा है, जबकि गैब अंधेरा नहीं है, गैब पलंदा है पॉसिबिलिटीज़ का। जो आपको नहीं पता, सारी पॉसिबिलिटीज़ तो वहीं एग्ज़िस्ट करती हैं ना। पॉसिबिलिटीज़ आपके ज़हन में नहीं है, क्योंकि आप उसके अंदर घुसे ही नहीं है, अभी आपको पता ही नहीं है, ये कुएँ के मेंढक हैं आप। अभी तो समंदर आपने देखा ही नहीं है। तो एबिस वो चीज़ है। तो यहाँ पे आप मेंटली रेडी हो जाते हैं कि यार यू डोंट नो एनीथिंग, मतलब इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन यू कोलैबोरेट। क्या हो यार, कोलैबोरेशन करते हैं, मैं 10 रुपए बनाता हूँ, साथ मिलके 100 बनाते हैं, 50 तेरे 50 मेरे। लेकिन अगर आप सिंगल लगे रहोगे तो आप 10 रुपए roll of light. No, no, yeah, I mean, it's that famous saying, right? कि if you want to, oh, how does it go? If you want to move fast, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। योर नी मूव if you want isolation, if you want to go far, move with people. yeah, yeah. If you want to move fast, go alone. If you want to move, if you want to go far, go with people. Go with people. बिल्कुल ऐसे ही है, So I mean, you're right. Like collaboration is key. बिल्कुल ऐसे ही। फॉर श्योर एंड ये भी एक पिछली हमारी जो जनरेशन है हमारे अम्मा अब्बा की और सबकी वहाँ पे मुझे तो कभी भी हमने कभी कहा भी ना अपने फैमिली बिजनेस में कि यार हम कोलैबोरेट कर लेते हैं यार ये कर लेते हैं तो मना हुआ कि नहीं भाई क्या हो गया और मतलब आई डिड अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स और अभी भी मैं करता हूँ पार्टनरशिप्स अली भाई के साथ पार्टनरशिप होती है और बहुत सारे लोग आई नेवर टेल माई फैमिली अबाउट बिकॉज भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं होगा वो थोड़ा और डाउट डाल देते हैं आपके दिमाग में। और मतलब वी कैन नॉट मूव मतलब we cannot move without collaborations. Yeah, I think where do you think this comes from? I mean, I'm really curious about what are your thoughts on that? ये ट्राइफेड के जो अभी सीए में जिनसे मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने वो खूबसूरत बात की थी कि लॉ ऑफ अबेंडेंस जो है वो बताता है आपको कि हाउ मेनी, उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ मेनी सीड्स इन एन एप्पल फार, 5 6 7 17 हो जाएंगे। हाउ मेनी एप्पल्स इन अ सीड। जब आप सीड लगाते हो एक दरख्त लगता है, हज़ारों आपको मिल जाता मतलब एक लॉन्जेविटी के तौर पे आपको हर हर सीज़न में उसी दरख्त से सेम फल मिलता रहता है। लेकिन अगर मैं एक सेब खाऊँगा, जी लेकिन उस सेब को खा के उसके बीज फेंक दिए, लेकिन अगर उस बीज को आपने यूटिलाइज़ कर लिया तो आपसे हज़ारों सेब मिलेंगे आपको। तो लॉ ऑफ अबंडेंस ये है कि अल्लाह ताला आपको पहले ही अपने कानून से बता रहा है कि दुनिया में कमी नहीं है किसी चीज़ की। बिल्कुल और जब मैं देखता हूँ, देखिए आप जब किसी अमीर आदमी को देखते हैं, आप कभी देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अंबानी, इसको देख लें, शादियाँ देख लें, ये देख लें, अंबानी ने जितना खर्चा किया है वो उसके एक दिन की मार भी ना है। सही है।
इसी तरह टाइटैनिक का जो केस हुआ था, मिसफॉर्च्यून हुआ था, उसमें जो फ़ी देख के लोग घबरा गए थे, तो वो एंग्रो कॉर्पोरेशन के मालिक हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो हम बहुत दफ़ा वेल्थ को ना एक वैल्यू देना चाहते हैं, जो कि वैल्यू आप अटैच कर ही नहीं सकते, इट्स ऑलवेज़ सब्जेक्टिव। किसी के लिए ₹100 बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के लिए ₹1000 बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए हो सकता है करोड़ों बहुत बड़ी चीज़ हो, तो इट्स ऑलवेज़ सब्जेक्टिव। तो अबंडेंस का हमेशा ख़्याल रखना चाहिए। और अबंडेंस कैसे आती है? अबंडेंस हमेशा प्लस करने से नहीं आती, मल्टीप्लाई करने से आती है एट द एंड। आप 2 + 2 करेंगे, ज़ाहिर है वो तो 4 बन जाता है, लेकिन अगर 2 + 3 करेंगे, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ज़्यादा ही होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का सीन ही सारा ये है कि मैंने ये चीज़ काफ़ी लोगों से कोलैबोरेशन के बाद सीखी है कि यार एक तो कोलैबोरेशन में 2 बातें होनी चाहिए। एक तो दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। दूसरा ये कि आपकी जो ऑडियंस होती है, जो क्रॉस पोस्टिंग से ऑडियंस आती है आपकी, तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि लोग डरते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों के साथ पॉडकास्ट किए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनको मैंने फिर बाद में कहा कि यार थोड़ा-सा इसको प्रमोट कर दें, तो उन्होंने कहा जी कैसे प्रमोट करें? हम तो नहीं कर सकते। तो हम तो ये ऑडियंस कैसे, आपने क्या स्ट्रैटेजी की थी हमारे लिए? तो मैंने कहा भाई बड़े-बड़े लोग मेरे पास आए, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, क्योंकि सबको ये पता है इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। थोड़ा-सा ऑडियंस आपके पास जाती है, थोड़ी-सी ऑडियंस मेरे पास आती है, और ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है किसको फॉलो करना है। अगर मैं आपके कंटेंट से नहीं पहुँचूँगा, तो मैं हो सकता है 10-12 दिन बाद या 10 महीने बाद किसी और के कंटेंट के थ्रू या अपने कंटेंट के थ्रू पहुँच जाऊँ। तो अबंडेंस का मसला सारा ये है, वही वाली बात आती है कि मैं एफर्ट सिंगल लगाऊँ, सिंगल लगाऊँ, सिंगल लगाऊँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, तो भाई मैं फिटनेस एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिसर्च रोज़ हो रही है, और हर रिसर्च में पुरानी चीज़ें रिफ्यूट हो रही हैं। साइंस बनती ही रेफ्यूटेशन पे है, और फिर उसके बाद एक हाइपोथेसिस आता है, उसके बाद उसकी रिसर्च होती है, फिर उसके बाद वो प्रूव होता है, फिर वो नए रिज़ल्ट आते हैं, फिर वो रिपीटेबिलिटी उसको होनी चाहिए, फिर वो ये चीज़ चलती रहती है। तो मैं इसमें कैसे बोल दूँ कि यार मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सिंगल एफर्ट से? हमारे यहाँ सेठों के साथ भी तो यही मसला है ना। मतलब आई हैव वर्क विद द कंपनीज़, सेट ओरिएंटेड लोग जो जिनके कच्चे कानों के ख़ास तौर पे ज़्यादा बोला जाता है हमारे यहाँ सेठों को कि भाई इसकी सुन ली, उसकी सुन ली। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉयी आपने रखा हुआ है, आपको पता है आपकी साख को नुकसान पहुँचा रहा है, आपके लिए सही नहीं है, लेकिन ये है कि यार पुराना बंदा है अपना और नया आएगा, क्या करेंगे? कमा के भी तो दे दिया है। कमा भी उधर, हाँ, खा रहा है तो लगा तो रहा है। हाँ, ये वाला भी तो माइंडसेट। हाँ, हाँ, ये वाला माइंडसेट है। तो आपको ये देखना चाहिए कि यार आपके ऐसे लोग होने चाहिए, जहाँ से कोलैबोरेटिव एफर्ट जो हों, आपको दोनों को विन-विन सिचुएशन मिलनी चाहिए हमेशा। ये जो आपकी अबंडेंस वाली बात है ना, ये मैंने अपनी कंपनी का नाम 10x डिजिटल वेंचर्स रखा है इसलिए है कि मुझे ग्रैंड कार्डन का जो पहला चैप्टर है ना 10x रूल में, उसने लिखा है सक्सेस इज़ इन अबंडेंस। बिल्कुल। भाई हर आदमी कामयाब हो सकता है, हर आदमी हो सकता है अगर वो उन नक्शों पे आए जो कि कामयाबी के नक्शे हैं। और तरीका है वो क्या है, इकबाल का शेर है, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शहती, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। यानी अगर दुनिया के जो आईन अल्लाह ताला ने बनाया ना, वो कोई भी कर ले उसके ऊपर अमल, वो कामयाब हो जाएगा। तो कोलैबोरेशन इज अ वेरी कोर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट। बिल्कुल ऐसे। So yeah, I think that's what makes anyone a good human being, right? At the end of the day, you understand that without each other, we can't exist. नोबडी सेल्फ मेड। ये जो सेल्फ मेड वाला में ये भी मिथ है। नोबडी सेल्फ मेड। मतलब मैं बोलूँ कि अगर मैं सेल्फ मेड हूँ, तो वो मेरी बेगम का, मेरी अम्मा-अब्बा का, सबका कंट्रीब्यूशन इतना ह्यूज है कि मैं बोल ही नहीं सकता मैं सेल्फ मेड हूँ। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस भी करते हैं, तो आपका जो बड़ी खूबसूरत बात जैक मा ने की थी, मुझे आज तक याद है। तो वो कहता है कि व्हेन यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, व्हेन यू गेट सक्सेसफुल इन बिज़नेस, पीपल कम टू यू एट योर पार्टी एंड दे कट द केक, बट नोबडी इन दैट ऑडियंस इज़ समबडी हू हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दैट सक्सेस। क्योंकि कोई कस्टमर नहीं है आपका, कोई क्लाइंट नहीं है जो केक काट रहा है। ये वो लोग थे जो एक ज़माने में मुफ़्त से आप चीज़ें माँगा करते थे, सही है? आपके दोस्त, यार, कोलीग्स वगैरह, ला यार दे, तू अपने दोस्तों से पैसे लेगा, ये करेगा। वहाँ भी इश्यू है, हमारे पास भी इश्यू है। लेकिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता है, वो लोग आपके क्लाइंट्स और वो होते हैं। मैं मेरी अपनी पर्सनल जर्नी में रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने लोगों ने आज तक फ़िटनेस कोचिंग सर्विसेज़ या सेल्स कंसल्टेंसी सर्विसेज़ हायर की हैं, वो हमेशा वो लोग हैं जो मुझे नहीं जानते थे। अच्छा। जो जानते हैं वो बहुत कम है, ख़ास तौर पे जो दोस्त होते हैं, हमें कहीं न कहीं दोस्ती का एलिमेंट आता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके पास्ट को कहीं जानते हैं, कि आपने अक्सर देखा होगा किसी को, यार अबे हम जानते हैं ये करता था ये, अब ये यहाँ पहुँच गया, ये बहुत गंदी चीज़ है, ये हमारे माशरे में बहुत गंदा है। लेकिन ये अगर थोड़ा-सा और ग्रो कर जाएँगे ना इंशाल्लाह, जिस नक्शों पे आप चल रहे हैं माशाल्लाह, तो फिर ये लोग आएँगे, वापस आ जाते हैं। ये कहते हैं यार ये मेरा था, ये मेरे अब्बू हैं, मेरे चाचा है ना वो डॉक्टर हैं। और तो वो अभी वही लोग आ भी जाएँगे, वो लोग आ जाते हैं, आ जाते हैं। ये वफ़ाद मुस्तफ़ा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने ये कहा था कि मैं बुली होता था, तो अब लोग क्या कहते हैं, यार ये हमारा दोस्त है, ये हाँ, इट्स अ ह्यूमन नेचर। लेकिन मसला सारा ये है कि आप कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़, इंसान भूलता नहीं है कभी, जो चीज़ उसके साथ होती है ना, तो हमेशा बी काइंड टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स हू आर ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ज़माने में कभी
लगाया करता था लिंक्डइन पे कि भाई मैंने प्रोजेक्ट में ये कर लिया या मैंने जॉब चेंज कर ली, ओ जी तालियां तालियां और क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट इफ आई से कि मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, कुछ कर दिया, नोबडी कम्स एट यू, नोबडी कम्स, और तो वो सही समझते हैं कि खैर शायद गलत हो रहा है। अब मसला सारा ये प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, वो बेचारे प्यार कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डर रहे हैं, उस डर में वो आपको भी डरा देते हैं, क्योंकि आप तो अलग दिशा में चले गए ना, आपकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई है, आप कुछ सोच नहीं सकते अब, क्योंकि फॉर एग्जांपल दो मुझे पता है फिटनेस में क्या पैसा होगा, फिटनेस में क्या बात करोगे, ना तुम्हारी बॉडी है ना तुम्हारा कोई अपना जिम है। मुझे बाकायदा लोगों ने कहा है कि यार देख, वो साफ साफ सी बात है, ना तेरी बॉडी है, ना तेरा जिम है, ना तेरे पास कोई ऐसा कोई काम है कि तू कर सक, छोड़ दे इसको, उसके लिए या फिर टीके शी के लिए या फिर कोई जिम बना, उसके बाद ये काम कर। ये बात मैंने 5 साल पहले सुनी थी, सही है, और ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर से जो खुद भी अच्छे पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे सुनी थी। आज वो मुझे नज़र नहीं आते, पूरे स्ट्रेटोस्फीयर में नज़र नहीं आते, पता नहीं कहाँ है वो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर आज वो मुझे देखेंगे कभी आके या कहीं मुलाकात होगी तो वो अपना ओपिनियन चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे जो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ना, वो किसी और को नज़र ही नहीं आती है। ये वही वाली बात हो गई ना कि एक लाल जूता दिया अपने सेल्समैन को बंदे ने, उसने कहा बेच के आओ, उसने कहा यार कहाँ बेचूंगा, पूरे शहर में कोई लाल जूता नहीं पहनता। इतने में एक सेल्स का बंदा आके दाखिल हुआ, उसने खाता रख दिया कि भाई आज 10 जूते बिक गया। तो कैसे बेचे भाई? बोलता यार कोई पहनता ही नहीं था, मजा आ गया। तो क्या मतलब? बोलता भाई जो पहनता नहीं तो जीरो है ना, जीरो को 10 करना मसला थोड़ी है, 10 को 11 करना मसला होता है। तो जब कोई पहनता ही नहीं है, तो मुझे तो वो चीज़ नज़र आ रही है जो कि कोई बात ही नहीं कर रहा, लोग माइंडसेट पे बात ही नहीं कर रहा। गोले बना लो, सिक्स पैक, भाई क्यों बना लो? जिस बंदे को सिक्स पैक दिखाने ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा मुझे सिक्स पैक चाहिए, मैंने कहा तुझे इंस्टाग्राम पे है? तो बोलता नहीं नहीं, कभी कोई फोटो वगैरह लगाई है? नहीं लगाई। तो मैं सिक्स पैक क्यों चाहिए? पेट कम हो जाए, अच्छा फील करो, अच्छा दिखो, अच्छा पहनो, सही है, इट्स ओके। तुम अपने आप को क्यों उस दलदल में डाल रहे हो कि जिसके लिए तुम्हें इतना न्यूट्रिशनल उस पे जाना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस पे, फिर तुम पानी का इंटेक भी तुम्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, फिर तुम्हें कार्ब्स भी कम करने पड़ेंगे, काम तुम्हारा आईटी का है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो, और इस तरह की बातें कर रहे हो, तो पहले गोल तो देखो। ये कोई बात नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल कोई हत्थे चढ़ेगा किसी के, भाई सिक्स पैक चाहिए, ठीक है आ जाओ आ जाओ, आओ बनवा देंगे, आओ कमाई से तो बात नहीं है, अरे भाई क्यों चाहिए, पहले गोल्स अलाइन कर ले, ताकि तुम लॉन्ग टर्म टिके रहो इस चीज़ पे। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, घेर लूंगा कि हाँ ठीक है चलो मुर्गा आ गया मेरे पास, सही है बनाते हैं। अब मुझे पता है 3 महीने में खींच लूँगा इसको, किसी ना किसी तरह इसको रिटेन कर लूँगा, 25-25 हज़ार पर मंथ में ले लूँगा इससे। अब वो नहीं बना पा रहा क्योंकि उसका लाइफ़स्टाइल ही नहीं है। लेकिन आपके जो प्रोसेस है उसके अंदर आप फिर किस तरह, मतलब अगर कोई गोल ही नहीं दिखा रहे आप, तो ये तो बहुत ही एक हॉलो सी एक चीज़ नहीं हो जाती? मैं आई चूज़ पीपल वेरी कॉन्शियसली। हाँ। मतलब मेरे पास अगर 12-18 साल के लड़के भी आए हैं और उन्होंने मेरी लैंग्वेज में मुझसे बात की है, देन आई रिक्रूटेड देम कि हाँ यार ये बंदा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, 28वें साल में देख रहा है अपने आप को कि यार मैं अच्छा हेल्दी रहूँ। लेकिन अगर वो बोलता है कि यार बॉडी भाई आपकी वाली बात कर रहे हैं कि मैंने इनसे ना एक पॉडकास्ट में सवाल किया था कि यार हाउ डू यू, ये क्या करोगे यार आप, ये तो सारे कस्टमर आप छोड़ दोगे अपने सारे, तो ये कह रहा नहीं मैं, मुझे करना ही नहीं है इनके लिए। नहीं, यू हैव टू क्वालिफाई। क्वालिफाई बिल्कुल ऐसे ही। फिल्टर बनाना पड़े। और क्लाइंट हैज़ टू क्वालिफाई। देखिए हमारे ना बहुत बड़ा मसला ये है कि हम कसम पुर्सी की हालत में रहते हैं, हमें लगता है कि यार हमें झुक जाना है, हाँ? यार तू आ जा यार, या 20,000 नहीं, चल तू 10,000 दे दे यार, यार वो तो 5 कर रहा है, अच्छा 5 कर रहा है, चल यार 4 दे दे। ओ भाई क्यों आ रहे हो उस पे? वो कस्टमर ही नहीं है तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हारी वैल्यूज़ पे स्टिक नहीं कर रहा है। समझा, तुम्हारी वैल्यू अपनी खराब है, तुम्हें पता है कि बेच क्या रहे हो। मुझे पता है मैं $500 चार्ज करूँगा, $1000 चार्ज करूँगा, मुझे 1000 भी देगा, 500 भी देगा। हो सकता है वो 100 में से 100 दिन लगा के 100वाँ बंदा दे, लेकिन देगा। तो वो मेरे 99 जस्टिफाई हो जाएँगे। लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी है। हमारे यहाँ पता है क्या होता है? सेल्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये है, मैं 4 लोगों को अप्रोच करूँगा, उनसे उम्मीद लगा के बैठ जाऊँगा। अये! भाई तू 400 करेगा ना तो 4 आएँगे। 12 साल के एक्सपीरियंस में आई हैव सीन पीपल टेकिंग अ यू टर्न ऑन द 11th नहीं 12th आवर। अच्छा। पीओ आ रहा है, पीओ आ रहा है, पीओ आ रहा है। हाँ। अरे यार! ज़बरदस्त आ रहा है, यू आर गोइंग थ्रू दिस, सही है। अच्छा ये चीज़ मेरे साथ होती है ना, तो मैं इतना कोई क्या कहते हैं, ठीक हो गया, आ रहा है यार, होता है कि यार ठीक है। अच्छा, ये ना दरअसल इनका एक्सपीरियंस थोड़ा-सा डिफरेंट है रिटेल में। वो लेना है तो अभी लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है? व्हेन यू बी टू बी में आते हैं। बी2बी में आते हैं या आप एनी टाइम जिसके अंदर लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स होते हैं, मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं, एक को नहीं चारों को कन्विंस उसी की कर, बात कर रहा हूँ। ठीक है? ऑल्दो मैं मेरे ख्याल से शादी के ड्रेस के अंदर ये चीज़ें होती तो हैं, बहुत बहुत ही है, लेकिन क्या होता है कि वो एक ही साथ ही खालाएँ आ जाती हैं ना, तो आपके पास ये नहीं तो ये। वहाँ पर क्या है कि इन लॉन्ग टर्म सेल्स और स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के अंदर आपको यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि मैं क्या, आपकी वैल्यू ऑफरिंग क्या है असल में चीज़। जी, जी, आप दूसरी चीज़ द गेट कीपर्स।
ओके, द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, यू डोंट नो हु हैज़ द पावर। ये भी एक बहुत दफ़ा भंड हो चुके हैं मेरे साथ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पास गया हूँ, मैं सर मारे जा रहा हूँ, सर मारे जा रहा हूँ, सर मारे जा रहा हूँ, वो लिफ्ट नहीं करा रहा है। मैंने कहा यार इन तिलों में तेल नहीं है, इसका ना थोड़ा-सा ऊपर से आता हूँ। हमारे यहाँ तो एक कल्चर है ना ऊपर से आने का। भई सेठ का नंबर निकाल लिया कि भई सेठ के बेटे का निकाल लिया, प्रोग्रेसिव है, दाख़ाने निकाल लिए, यार वो मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ। और ये बोले हाँ यार सही आओ, दाख़ाने निकल गए, बैठ गए, सब चाय पी ली, खाना भी खा लिया। 3-4 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगा कि यार अभी काम हो गया, जैसे 6 महीने से पीछे पड़ा हूँ, नहीं हो रहा, अब हो गया। उसने बुला लिया उसी बंदे को जिससे पहले मैं बात कर रहा था, इसको मैं सुपरसीड करके आया हूँ। उसने कहा यार इरफ़ान आना, तो कह रहा है यार ये फ़ाज़ साहब हैं, ये देख लो इनका ये पीओ रुका हुआ है, क्या सीन है, ये प्राइसिंग-वाइसिंग इन्होंने तय कर ली है, देख लो। अब वो सामने बैठे थे ना, वो ऐसे कर रहे हैं, दिल में ऐसे कर रहा है मुझे। सही है, और मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा ये अब तो मैं गया, अब तो ये कभी नहीं करेगा काम। दैट वाज़ अ गेटकीपर, ठीक है? अगर आपको यही नहीं पता कि पावर डायनामिक्स लाए कहाँ करते हैं, आपको लगता है सेठ पावर डायनामिक्स लाए, सेठ का कंसर्न नहीं था वो। उसने कहा मेरा बंदा है, इसका ही डिसीजन होगा ये जो करेगा, और वो भरा भी इसलिए करा रहा था। ये भी एक लर्निंग आई, पावर डायनामिक्स देखो। इसी तरह आपको ख़ानदान के अंदर भी देखने होते हैं। सही है, बहुत दफ़ा सास-बहू के झगड़े में काफ़ी सारे मैंने लड़के देखे हैं, अपने दोस्त देखे हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चे की कॉल आई कि मैं अपनी माँ से बदतमीज़ी कर बैठा। मैंने कहा यही तो गलती कर दी, यही तो नहीं करना था। अथॉरिटी को चैलेंज करने के भी तरीके होते हैं, सही है? अब आप ब्रेड विनर हो, आपको पता है घर आप पे ही चल रहा है। आपके माँ-बाप अगर कोई वो कर रहे हैं तो वो हमेशा उनका एक मयार रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन यू हैव टू नेगोशिएट एंड नेविगेट योर अथॉरिटी। बदतमीज़ी कभी नहीं करनी है। इसी तरह कॉर्पोरेट में भी सिखाया जाता है कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आपको जो दिल में है ना, वो फ़ौरन मुँह पे नहीं लाओ। ये बड़ा अच्छा सिखाया है कॉर्पोरेट में मुझे कि यार ये चीज़ बहुत मरवाती है आदमी को, क्योंकि हमें लगता है कि यार मैं तो ऐसे ही हूँ। वो दिला भी दे रहे हैं वो खिलाड़ी जो बैठे होते हैं पुराने सीज़न। वो दिलाते हैं, आपको चेक कर रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं ना मैं तो ऐसे ही हूँ, तो मैं अक्सर बोलता हूँ तुम अपने बॉस से जाके बोलो मैं तो ऐसे ही हूँ, चमाट मार दो बॉस की कभी। क्यों नहीं? इसका या मतलब या इसका मतलब तुम ऐसे नहीं हो। हाँ, डोंट लाई टू योरसेल्फ। तुम्हें पता है कहाँ जहाँ तुम्हारे स्टेक्स ज़्यादा होते हैं ना, तुम फौरन पीछे हो जाते हो। तो यू लाइंग टू योरसेल्फ। तो बहुत दफ़ा ये इमोशनल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें बड़ी काम आती हैं, क्योंकि एट द एंड एवरीथिंग हैज़ टू डू विद योर मेंटल एंड इमोशनल फ्रेमवर्क्स कि भाई आप कितना अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करो। अपने आप को मैनेज कर लिया, 48 लॉज़ ऑफ पावर अगर पढ़ी है तो उसमें यही है कि भाई अपने आप को विन करो पहले। सो वो मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में कहा था कि उसका पहला चैप्टर है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। सही है? अमेज़िंग। यहाँ पे लोग यहाँ पे बोलते हैं मेरा बॉस मुझसे जी वो है, इनसिक्योर है। तो बेटा तुम काम ही नहीं कर सकते वहाँ। हाँ, खत्म हो गया। सिक्योर है या फिर तुम इतने पावरफुल हो कि तुम बॉस की कोई वीडियोज़ तुम्हारे पास हो। सही है कि नहीं कर सकते, कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। वी एक्चुअली डोंट थिंक इन ब्रॉडर टर्म्स। No, for sure. I mean, brilliant book, 48 Laws of Power is really, really, really good. I mean, उसके जो lessons हैं जब आपने रिमाइंड किया मुझे याद आया, like a friend of mine, उसका भी यही मसला था कि the fact that his boss constantly was like on his case और उसने उसी को हायर किया था. So you know, like we must understand it's human behavior. ह्यूमन नेचर है। It's human nature, and unless we begin to understand समझ इस चीज़ को नहीं समझ मैं आए। ये आपको एक बात बता रहा था, वो द साइकोलॉजी ऑफ मनी वाला बंदा जो मॉर्गन हाउसेस, मैंने भी मेरे से बैक से बात हो रही थी हमारी। तो उसकी एक बुक है सेम एज़ एवर। तो उसका जो मेन फ्रेमवर्क है या जो मेन टेनेट है वो यही है कि वी आर बीइंग स्केयर्ड या वी आर गेटिंग स्केयर्ड अबाउट द थिंग्स दैट आर चेंजिंग। एआई चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एल्गोरिदम्स चेंज हो रहे हैं, कैसे पकड़ेंगे, क्या करेंगे? वी शुड फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर नेवर चेंजिंग, दैट नेवर चेंज। ह्यूमन साइकी, फियर, ग्रीड, लव, फोमो, ये सारी चीज़ें। कॉपीराइटिंग पूरी एग्ज़िस्ट इस पे करती है, एग्ज़ैक्ट मार्केटिंग एग्ज़िस्ट इस पे करती है, फोमो एग्ज़िस्ट इस पे करता है। अगर आपने यहाँ जीत लिए ना, तो आप मंक मोड में आ जाते हो। मैं भी जितना मंक बन जाऊँ, मैं कहीं न कहीं जी शॉक ले लेता हूँ। सही है? मैं नाइकी का जूता उठा लेता हूँ, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई क्या चंक इन द आर्मर होता है कि जहाँ पे तीर घुस जाता है आर्मर के। कि भाई मैं अगर फॉर्मल पे नहीं करता तो मैं बुक्स पे इंतहाई खर्चा करता हूँ। मैं बुक्स पे महँगी बुक्स, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि यार मैं कोशिश ये होती है कि कॉपी ना उठाऊँ। सही है? किसी की उसके साथ हम खिलवाड़ ना करें, अच्छी महँगी बुक्स लें, तनीसी बुक्स लें, पायरेटेड ना हो, ठीक है? इसके अलावा जिम वेयर पे, क्योंकि मैं जिमिंग करता हूँ, जिम वेयर पे मैं थोड़ा खर्चा करता हूँ, दूसरों पे खर्चा करता हूँ। हाँ, कोई बोले बेगम बोलती रह गई कि यार एक सूट ले लो, आज तक नहीं लिया, 3 साल हो गए। अब नहीं जाते ना जॉब पे यार, अपने प्रेज़ेंटेशन नहीं होती, अपने ज जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास आपको पता होता है कहाँ आप खर्चा करो, कहाँ नहीं करो, लेकिन वो आपकी वैल्यूज़ से अलाइन्ड होना चाहिए।
मिनिमलिज्म का किसी को नहीं पता। द मोमेंट आई सॉ दैट डॉक्यूमेंट्री, मैंने कहा यार ये सारी लर्निंग्स वो हैं जो हमारे इस्लाम से, हमारे दीन से आती हैं। मिनिमलिज्म इज़ द बेंचमार्क है जहाँ से हर चीज़ शुरू होती है। जी, मायाना रवि, हर चीज़, अब वो अंग्रेज़ हमें सिखा रहा है। वो इतने खूबसूरत तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो मैंने बाद में, मतलब आप यकीन करो कि मैंने अपने आधे से ज़्यादा कपड़े निकाले थे उस दिन, जी, वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। सिर्फ़ इसलिए कि यार उसने कहा कि आप अपने वार्डरोब में जाएँ, जी, पिछले 3 महीने में 90 दिन में आपने कौन से कपड़े नहीं पहने, जो आप पहनते ही नहीं हैं। पिछले 90 दिन में नहीं पहने, इसका मतलब है कि वो रिडंडेंट है आपके पास, देते हैं, निकालते हैं। आप देखें कितने आप फ़ील करेंगे, अच्छा फ़ील करेंगे। जी, इसी तरह कोई घर में चीज़ देखें कि भई ये लास्ट टाइम मैंने कब यूज़ की थी। जी। यूज़ होती है ठीक है, नहीं होती है आप निकाल दें। तो आपके क्लटर डिक्लटर करेंगे अपनी लाइफ़ को, सब कुछ करेंगे। तो ये सारे मेंटल हेल्थ है ना, ये सारी इमोशनल हेल्थ पे काम होता है। वी डोंट टॉक अबाउट दिस। ये तो हमारी है ही ना भाई, ये तो बस खरीद लो। हाँ, खरीदो। हाँ, उसी में तो साथ बच्चे कह रहे हैं अभी बच्चों ने मुझे वही सब फॉर श्योर वही है ना, आजकल बच्चों से पूछो कहाँ जाओगे, कह रहे हैं मॉल जाएँगे। अबे यार मतलब वही बच्चा पार्टी देंगे। मतलब यार ये ओए यार मतलब अच्छा वहाँ जाके भी जो है ना बच्चा पार्टी जाना है ना, तो वो क्या हुआ है कि वो जो बेचारे कार्टून्स देख रहे हैं ना, उसके अंदर भी वो खेलता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो असल में चीज़ बेच रहा है। यार ये हो चुका है हाथ के साथ। वो चीज़ बेच रहा है और वो जभी तो खुश भी नहीं है बच्चा। हाँ, वो खुश ही नहीं है इसलिए क्योंकि भाई वो तो हर वक़्त चीज़ें खरीद रहा है। ये मेरा मतलब बैंक ऑफ द सुनाया था। अब ये जो साइकोलॉजी की बात आती है ना, हम बच्चों को भी नहीं सिखाते। बहुत दफ़ा जैसे रिसेंटली मेरे बच्चा एक दुकान पे गया तो उसको टॉय लेना था। आँखों में चमक आ गई, दुकानदार ने देख ली। उसने कहा यार ये चैनल देख कर आया, क्योंकि बिना बच्चा चैनल का नाम लेता था। उस चैनल में उस बच्चे ने ये यूज़ किया था टॉय। तो अब जब नेगोशिएशन हुई तो बजट 3000 का था, वो 6000 7 साढ़े 7000 का टॉय था। अब बेगम ने दिलाना पड़ा उसको, कहीं कर रहा है 4 साढ़े 4 पे लेकर आए उसको। गाड़ी में बेगम सुनाती रही उसको। मैंने सुनाने दिया, घर पे आया, मैंने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ में। वाह! तो कहता है क्या हुआ है? फिर मैंने उसको साइकोलॉजी बताई कि बेटा इस तरह बेचना होता है, उसने आपको देख लिया, उसने आपको हुक कर लिया, सब कुछ कर लिया। हमें कभी अब्बा ने नहीं बताया था, हम सिर्फ़ गालियाँ सुनते थे। हुँ। सही है? तो ये कम से कम हमारी अथॉरिटी में आता है कि हम एज़ पेरेंट्स अपने बच्चों की ओरिएंटेशन क्या कर रहे हैं। और कंज़्यूमरिज़्म को कहीं न कहीं हम भी दबा सकते हैं कि बेटा ये कंज़्यूमरिज़्म का दौर है, जो जिसको मिला काट देगा आपको। ज़िबा करने के लिए लोग बैठे हैं, सेल्स के लिए लोग बैठे हैं, लेकिन उसमें ये देखो कि वैल्यू क्या मिल रही है, विन-विन सिचुएशन क्या है। तो इसलिए सेल्स की भी चीज़ें अभी से मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर मज़ाक में बोलता हूँ कि 15 साल बाद ना मैं आपको कुछ नहीं दूँगा पैसे-वैसे। आप घर में कंट्रीब्यूट करना शुरू करोगे, तो कहीं न कहीं उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया है। मेंटल फ्रेमवर्क करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हमारे दौर में हमारे पेरेंट्स कहते थे भाई हम कमा रहे हैं ना, बैठ के पढ़ो सिर्फ़। मेरा नहीं ख़्याल ये दौर ऐसा है कि सिर्फ़ पढ़ाई पे बच्चे को लगाया जाए, क्योंकि स्कूलिंग वैसे ही कितना डाउनग्रेड होती जा रही है, स्किल्स कितनी ऊपर होती जा रही है बात। तो ये बड़ी ज़रूरी है कि आप साथ चीज़ें लेके चलें। No, for sure. I mean, like you're saying the mindset एंड द टूल्स क्या है और रिकॉग्नाइज करना कि क्या-क्या पैटर्न्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन यू वर ऑन योर जर्नी ऑफ गोइंग फ्रॉम अ जॉब टू स्टार्टिंग योर ओन बिज़नेस दैट टू इन फिटनेस, लोगों ने आपको बहुत डिस्करेज भी किया है। तो क्या टेक्निक्स और टूल्स आपने यूज़ किए थे और आपके पास क्या एट दैट टाइम आर्सेनल था कि आपने अपने आप को कन्विंस रखा? टू पुट इट इन अ सिंगल वर्ड, ढिठाई। ढिठाई जो है ना ये बड़ी ज़रूरी होती है। ढीठ होना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 3 लेवल्स होता है आदमी के। एक पब्लिक इमेज होता है, एक क्लोज़ फ्रेंड्स या फैमिली के साथ होता है, और एक आपका अकेले में होता है। तो अगर आपका अकेला वर्ज़न बड़ा सैटिस्फाइड नहीं है ना, तो फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप नौकरी ही कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत दफ़ा ये डेली व्लॉगर जो हरकतें कर रहे होते हैं, तो मैं अक्सर बोलता हूँ डेली व्लॉगर्स कहीं न कहीं आके इसलिए फँसेंगे क्योंकि डेली व्लॉगिंग कभी ना कभी तो खत्म होगी ना, कंटेंट कभी ना कभी खत्म होगा ना यार, जी। क्या मतलब क्या करते रहोगे? कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स अब डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं अपनी चीज़ों को सिर्फ़ इसलिए कि उनको पता है कि यार ये चलेगा नहीं। तो वो वैल्यू क्रिएशन वाली चीज़ कहाँ से आ गई, ठीक है? मुझे ये पता था कि यार मेरे पास कुछ ऐसा प्रोपोज़िशन है, जो मैंने इकिगाई की बात की कि भाई मेरे पास ऐसी चीज़ है जो मेरा शौक है जिसमें मैं पैसे भी बना सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद कोच हुआ लोगों को पैसे देके ना इंटरनेशनली अपने जैसे लोगों से, जो खुद भी प्रोफेशनल रह चुके हैं, 9 टू 5 में काम कर चुके हैं और इंटरनेशनली बड़े अच्छे साउंड लोग हैं। लिंक्डइन में अच्छी प्रेज़ेंस है उनकी। तो मैंने कहा यार इसका मतलब है ये कमा सकते हैं और इन्होंने ट्रांज़िशन किया तो मैं भी कर सकता हूँ ये काम, क्योंकि मेरा शौक है ये। तो अच्छा, फिर बात आई पर्सनल ब्रांडिंग की। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो जो लोगों को रसाई करना, थोड़ा-सा कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट में भी डिटाई कि भाई पीछे झाड़ू है नज़र आ रही है, तो ठीक है, नज़र आ रही है, इट्स मी। और लोग सिर्फ़ ये देखेंगे कि अगर 10 में से 2 लोगों ने देखे ना यार ये पुशअप इस तरह कर रहा है, इससे पूछता हूँ किस तरह करता है। बाकी 8 लोग झाड़ू लेके जाए भाई यार ये पीछे इसको तमीज़ नहीं है। दे आर नॉट माय ऑडियंस ना यार, वो 2 मेरे ऑडियंस सुन लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो जहाँ मिलियंस ऑफ द फॉलोअर्स
में से 9 मिलियन मुझे गालियाँ दें, 1 मिलियन मुझे सलाम करें, 100 फॉलोअर्स ठीक है, जिनमें से तकरीबन 90 तो मेरे गर्विदा हों और ये बोले कि हाँ यार, ये बंदा जो है ये हमारे जैसा है, हमें बता सकता है। तो उस पे जब ब्रांड की बात आती है तो डिजिटल मार्केटिंग सेल से रास्ता रहा है, अक्सर रहता है। तो मैंने ये देखा है कि भाई हर चीज़ का जो मेन स्टे है वो कंटेंट है। कंटेंट में यू हैव टू बी रेलेवेंट, सही है, और कंटेंट में यू हैव टू बी योरसेल्फ। और पर्सनल ब्रांडिंग का भी रिसेंटली मैं पॉडकास्ट देख रहा था, आई थिंक आई आई सेंट यू द लिंक एज़ वेल। उसमें बड़ी खूबसूरत बात थी कि पर्सनल ब्रांडिंग इज़ डिजिटाइज़ेशन ऑफ योर रेपुटेशन। एग्ज़ैक्टली। इट्स यू जस्ट हैव टू डिजिटाइज़ एवरीथिंग। फिर गैरी वी हमारे गुरु कंटेंट क्रिएशन में जहाँ तक ताल्लुक है तो गैरी वी ने बहुत साथ दिया है। तो ये सिंपल सी बात है कि एज़ अ डिस्टेंट मेंटर हमारे गुरु रहे हों, तुम्हारे भी मेरे भी। तो बड़ी खूबसूरत बात 2 चीज़ें जिसने मुझे हेल्प किया है, एक तो ये कि उसने कहा कि हम अक्सर चाहते हैं कि हम अपने आबा-ओ-अजदाद की बातें सुनें, वो कैसा सोचते थे, वो कैसा उनकी ओरिएंटेशन क्या थी, क्या वर्क एथिक था, कैसे थे, हिस्ट्री में जानना चाहते हैं ना हम लोग। तो मैं चाहता हूँ परदादा के परदादा के परदादा कैसे थे। लेकिन हमारे पास आज ये अपॉर्च्युनिटी है कि अगर मैं आज कंटेंट बना रहा हूँ तो 3024 में बैठ के भी मेरा जो चौथी, 5वीं नस्ल होगी वो देख सकती है, एंड इट इज़ हाइली पॉसिबल नाउ। तो वो जो पागल का बच्चा नहीं है, वो 20 साल से कंटेंट बना रहा है। वो इसलिए बना रहा है कि ये वैल्यू उसके आगे आई नस्लें देख सकती हैं। एक तो ये चीज़ मेरे बहुत ज़हन में है क्योंकि यू नेवर नो व्हेन योर लाइफ एंड्स। मैं बहुत सारी चीज़ें अपने कंटेंट में ऐसी कर रहा हूँ जो मैं अक्सर अपने बच्चों को ज़हन में रख के करता हूँ। वाओ! कि यार अगर ये जो पॉडकास्ट है, मैं अक्सर चाहता हूँ कि मेरी पॉडकास्ट ये लोग देखें और उनको ऐसी बात उनको समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एक्चुअली कीप दिस डेथ थिंग इन माय माइंड एवरी टाइम, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट कीप्स मी पुशिंग। यार फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड माय सन वांट्स टू टॉक टू मी या माय डॉटर वांट्स टू नो कि यार क्या होता था, मेरे पास पॉडकास्ट भरे पड़े हैं। मेरा कंटेंट भरा पड़ा है। कहीं न कहीं दे जस्ट हैव टू रीच आउट एंड सी के व्हाट। अभी तो कोई नहीं देखता ना, अभी आपके फैमिली वाले नहीं देखते। जब आप नहीं होंगे तो डेफिनिटली खोल-खोल के जाके देखेंगे हर चीज़, और फिर आपके बच्चों के बच्चे भी देखेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि आप लेगेसी क्रिएट कर रहे हो तो अपने आने वाली नस्लों के लिए, उससे फ़ायदा क्या होता है कि इन द लॉन्ग रन आपको ऐसा कर जाते हो जो दूसरों को भी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि आप अपने लोगों की हेल्प करना चाह रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि एक सांगड़ के किसी कोने में कोई बंदा बैठा हुआ है चड्डे में, उसने कमेंट कर दिया यू स्टूपिड, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा? पब्लिक प्रॉपर्टी आपने सामने रख दिया, कोई कुछ भी करके चला जाएगा उसपे, सही है। तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि लोग अगर कमेंट आने शुरू होते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं नहीं यार ये, और ये तूने भी मुझे लास्ट टाइम कहा था और ये मैंने थोड़ा-सा क क कंट्रोल करना शुरू किया कि बीच में कहीं ये गुस्सा आ जाता है, कि यार ये बात कैसे कर दी, कुछ कर दी। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि आई हैव गॉट वेरी हाई पेइंग क्लाइंट्स जस्ट बिकॉज़ आई रिस्पोंडेड इन काइंड। कि अगर किसी ने सामने से गाली दी या कोई बात की तो मैंने उसको कहा कि यार आपने जो बात की है थोड़ा-सा मुझे, मैं क्यूरियस हूँ, लेट्स टॉक अबाउट इट। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कमेंट करते-करते अगर मैंने कमेंट देखा और मैं बोल रहा हूँ यार मैं इसको नहीं छोड़ूँगा आज, तो मैंने कुछ गलत लिखा, तो जैसे उसने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाली दी, तो मैंने कोई उसका यूफेमिज़्म या कोई लाइट हार्टेड वर्ज़न लिख दिया, फिर मैंने डिलीट किया, मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने कहा ये तो परफेक्ट है ये, फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़, मैंने लिख दिया कि यार थैंक यू फॉर द फीडबैक, स्माइली दे दी और आगे बोला कि आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो उसने उस कमेंट को लव किया, उसने उस कमेंट को लव किया, फिर उसका इनबॉक्स में मैसेज आया कि फ़ाद भाई रियली ग्लैड टू सी योर कमेंट। मैंने दिल में कहा बेटा ये तो मैंने डिलीट किया है, ये ना करता तो मेरे पास नहीं आता तू। हाँ, वो बिल्कुल डिफरेंट सा हो जाता ना यार। करते हैं लोग, ये करते हैं सिर्फ़ आपको सिर्फ़ उखाड़ने के लिए। और ये बीच में मैंने ये पॉडकास्ट की थी उसके साथ, वकार सिद्दीकी के साथ, उसने कहा मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि लोग खामख़ा आपको जानबूझ के उखाड़ते हैं और फिर जब आप तमीज़ से बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं यार आई एम बिग फैन ऑफ यू। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि फॉलोअर्स जो एक दौड़ है फॉलोअर्स और लाइक्स की ना, ये गलत है। ये गैरी वी भी कहता है, गैरी वी कहता है कि अगर मेरा बस चले ना, मैं लाइक का बटन हटवा दूँ अच्छा। सोशल मीडिया पोस्ट में हर जगह से। क्योंकि यही तो एक वैलिडेशन है जो चाहिए होती है हमें, लाइक्स, फॉलोज़। अब फॉलोज़ में क्या है, भाई दकी भाई और इन लोगों के फॉलोअर्स हैं ना, हाँ है। गालियाँ कितनी पड़ती हैं, कितनी वीडियो उनके खिलाफ बनती है। आप इनके कभी यूट्यूब पे चले जाएँ, नीचे 10 गालियाँ वो बधू-बधू हैं, शुभ-शुभ सरकार हैं, टिकटॉक मतलब फिर सिर्फ हँस रहे हैं वो सिर्फ यार। गालियाँ हैं। हाँ, तो ऐसे ये फॉलोअर्स नहीं है, ये फॉलोअर्स सिर्फ़ ये हैं कि ये आपकी हरकतें देखने आता है, आपको गालियाँ देने आते हैं। तो फॉलोअर्स का मीनिंग ही चेंज हो गया। मैं तो किसी ऐसे बंदे को फॉलो करूँगा ही, मैं किसी का फॉलोअर क्यों बनूँगा जब मैं उससे अलाइन नहीं करता। यहाँ तो फॉलो का मतलब ही डिफरेंट है। तो इसलिए ये भी चीज़ें देखना चाहिए कि जो आपको फॉलो कर रहा है और फॉलो करने वाला आपका फ़ैन नहीं है, क्योंकि उसकी चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हैं आपसे। तो ये है, और बाकी आपने ब्रांड की बात की, जो कंटेंट की बात की, ये कंटेंट की मेरी लर्निंग बिल्कुल थी और फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। मैंने पहली दफ़ा, मुझे आज तक याद है, 2018 के दिसंबर में मैंने एक पिक्चर लगाई थी, मैं लेग एक्सटेंशन कर रहा था, सामने पिक्चर मैंने पहली दफ़ा किसी जिम की तस्वीर लगाई थी। उससे पहले मैं किताबें पढ़ता था, मैं उसकी तस्वीर लगाता था, कभी फैमिली की तस्वीर लगा दी, कुछ कर दी, तो मेरा एक कॉर्पोरेट इमेज था काफ़ी ना, पढ़ा लिखा कॉर्पोरेट इमेज।
अब वो लगाई तो वो चचा क्या हो गया इस एज में, एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लो खैर ये हो गया वो हो गया। तो उस वक़्त मैं ये 2 चीज़ें देख चुका था गैरी वी की, जो 2 बातें मैं सुन चुका था, एब्ज़ॉर्ब कर चुका था। मैंने कहा यार नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई। मुझे आज तक याद है, ये बड़ी विविड मेमोरीज़ है मेरी, क्योंकि मैं तैयार था कि यार अब ना मुझे इसमें उतरना है, देखना है क्या होता है। अगले दिन मैंने फिर लगाई एक तस्वीर, फिर एक सेल्फ़ी लगा दी। अच्छा उस वक़्त तो इतना भी मतलब नसें-वसें नहीं निकली थी, उस वक़्त मैंने स्टार्ट ही किया था, थोड़ा बल्ड अप था उस वक़्त मैं। तो अरे भाई क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोग इनबॉक्स में आ रहे हैं, भाई तेरा दिमाग वमाग ठीक है, क्या कर रहा है तू? इन चक्करों में पड़ गए हो? चक्करों में पड़ गए हो, पहुँची होगी बॉय, क्या हो गया, किससे फड्डा करना है, ये करना है, वही ओरिएंटेशन है। देन वो चलता रहा, फिर मैंने खुद टेस्ट करना शुरू किया चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता। फिर वो एक ऐसा इमेज बन गया कि लोगों ने फिर अप्रोच करना शुरू कर दिया कि यार तू क्या कर रहा है? ये क्या सीन है? ऐसा क्या सीन है? फिर उसके बाद पॉडकास्ट की अपॉर्च्युनिटीज़ आई, वो करनी शुरू की। फिर मैंने थोड़ा-सा कंटेंट को टेस्ट करना शुरू किया। सिंपल सी बात है, मैंने रिसेंटली अभी एक चीज़ मैंने सुनी जिसको मैंने फिर अप्लाई, मैंने सोचा यार यही मैं करता हुआ आ रहा हूँ। एक्चुअली जो उसने कहा, वो कंटेंट क्रिएटर वेस्ट से था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। उसने कहा हम बहुत दफ़ा क्या ब्रांड बिल्डिंग में, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वी टॉक टू द नीश। 2 गलतियाँ करते हैं कि वी टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड द कैमरा, दिस इज़ अ मिस्टेक, यू हैव टू टॉक टू वन गाय बिहाइंड द कैमरा और यू हैव टू कंसीडर दिस कैमरा योर गाय। इसकी आँखों में आँखें डाल के बात कर, क्योंकि तू उसको समझा रहा है कैमरे को। इसके पीछे करोड़ों लोग जो होंगे ना, जो रेलेवेंट होंगे, वो रिलेट करेंगे। वो बोलेंगे हमसे बात कर रहा है। दूसरा पर्सपेक्टिव उसका ये था कि नेवर टॉक टू द नीश, टॉक टू द अवतार। अवतार क्या है? वो बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब बात करता हूँ फ़िटनेस की, तो मुझे पता है मेरा अवतार क्या है। वो बंदा जो सुबह उठता है, सही है, मुश्किल से घसीट के अपने आप को, पीर की सुबह उसके लिए बड़ी ट्रेजिक होती है क्योंकि उसको नया वीक स्टार्ट करना है। उसके पास प्रेशर्स हैं, वर्क प्रेशर्स हैं, वो काम पे जाएगा, न्यूट्रिशन का ख़्याल नहीं रख सकता, बॉस का प्रेशर है, घर से लड़ के कभी निकलता है, कभी अम्मा का प्रेशर है, फिर शाम में सारी एनर्जी वक़्फ़ करके वो घर पे आता है, अब उसका जिम जाने का मूड नहीं हो रहा है। अब मैं उससे अगर ये बातें करूँ कि देखें जी आपका बाइसेप अगर आप ऐसे एंगल से लगाएँगे, ऐसे बाइसेप लगाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो रेलेवेंट नहीं है उसके लिए, वो कभी कनेक्ट नहीं करेगा मुझसे। तो इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी कॉर्पोरेट में डेवलप हो जानी चाहिए ना, क्योंकि उनकी लैंग्वेज मैं समझता हूँ वो किस तरह की लैंग्वेज बोलते थे फिटनेस के हवाले से। वो मुझे नहीं छोड़ते थे, तो एक फिटनेस ट्रेनर को क्या छोड़ेंगे? सही बात। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया कि उस बंदे के पेन पॉइंट्स हैं, वो बंदा बॉस से तपा हुआ है, वो बंदा इकोनॉमिकली एब्ड अप है, वो बंदा रिलेशनशिप में मसले चल रहे हैं उसके साथ, पेरेंटिंग के मसले हैं उसके साथ। बहुत दफ़ा हमारी प्रोग्रामिंग पेरेंटिंग से चलती हुई आ रही है जो गलत हो गई और हम उसको सवाल ही नहीं करते। तो आप इस अपने जो कोचिंग आप करते हैं उसमें इन टॉपिक्स के ऊपर भी कवर कर रहे होते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि आई रियली वांट टू नो द प्रोसेस दैट यू मतलब इतने आप जो है फिलोसॉफिकल एंगल से सोच सर मैंने एनएलपी भी किया हुआ है, न्यूरो इलास्टिक प्रोग्रामिंग में सर्टिफिकेशन भी की हुई है, लेकिन मैं लाइफ कोचिंग वो नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, क्योंकि आई डोंट बिलीव आई एम अ लाइफ कोच, क्योंकि आई हैव नॉट लिव्ड लाइफ दैट फुली। वाओ! और मैंने कहा ना कि मैं एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं एक स्टेप पीछे रहना चाहता हूँ, लेकिन जिनको मैं सिखा रहा हूँ उनसे 2 स्टेप आगे रहना चाहता हूँ, बट एक्सपर्ट से 1 स्टेप पीछे, क्योंकि अगर मैं एक्सपर्ट हो गया तो मेरी लर्निंग खत्म हो जाएगी, ये मेरा बिलीफ है। तो मैं नहीं बोलता आई एम एन एक्सपर्ट। तो होता क्या है कि जब वो लोग आते हैं तो आई एक्चुअली डिग डीपर इनटू द प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर मुझे प्रीमियम चार्ज करना है तो मुझे उस बंदे के बहुत सारी बातें करनी है, उस बंदे को माइंडसेट चेंज करना है। अगर मुझे सिर्फ ये बताना है कि यार ये वर्कआउट पकड़ें, ये पकड़ें और दे मार 4.5 आप शुरू हो जाए, वही 100-100 बंदा है। हाँ, तो नहीं हो सकता ना, 2 बंदे आ जाओ, 1 बंदा आ जाओ तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं उसको बाकायदा उसके डिग डीप करूँगा, चीज़ें करूँगा, फिर मैं उसको प्रीमियम भी चार्ज कर सकता। फिर ऐसा भी हुआ है कि कुछ लड़कों ने, कुछ फ्रीलांसर्स हैं हू आर एज्ड 22-25, उन्होंने मुझे मेरे मुँह माँगे पैसे दिए, डॉलर्स में दिए, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने कहा फ़ाद भाई वी डोंट हैव समबडी टू टॉक टू, वी डोंट हैव अ बिग ब्रदर। हमारे वालिदैन का भी इंतकाल हो चुका है या फिर वो सेल्फ सफिशिएंट है, तो कहते हैं यार फ़ाद भाई हम सिर्फ़ ये चाहते हैं आप हफ़्ते में हमें 1 घंटा दे दें। तो इन फिटनेस के अलावा वी वांट टू टॉक अबाउट सेल्स, वी वांट टू टॉक अबाउट आवर पर्सनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप वगैरह, क्योंकि हम आपके पॉडकास्ट देखते हैं, यू सीम टू बी वेरी अप्रोचेबल। तो वी वांट अ फादर फिगर या फिर एक बड़ा भाई। तो ये भी मेरी एक नीश है, क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ, सिंपल सी बात है, आई टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस आई हैव, और बुकिश बातें नहीं है, बुक्स में पढ़ता बहुत हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस से उसको कैस्केड नीचे करता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी। तो डेफ़िनेटली ये फिर एनएलपी और फिर माइंड साइंसेस, हर चीज़ के जो चीज़ें आती हैं वो मैं करता हूँ उसमें, क्योंकि मैं अगर सिर्फ़ वही कर रहा हूँ जो हर ट्रेनर कर रहा है, तो फिर मैं प्राइस पे कम्पीट करना शुरू कर दूँगा। मैं क्या डिफरेंट कर रहा हूँ, जो वो नहीं कर रहा है? वो भी ये सिखाएँगे डंबल कैसे उठाओ, मैं भी सिखाऊँगा डंबल कैसे उठाओ। लेकिन क्यों उठाओ? तुम्हारी लाइफ में मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तुम्हारे माइंडसेट में कैसे ऐड कर सकता हूँ, देयर इज़ द कैच। देयर इज़ आई एक्चुअली डिफरेंशिएट माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क दैट आई हैव, विद द हेल्प ऑफ पीपल दैट आई रीच आउट टू ड्यूरिंग माई विद माई, और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे कंटेंट ने जितना हेल्प किया शायद ही किसी चीज़ ने हेल्प की। मतलब 50 मोर देन 50% ऑफ द क्लाइंट्स या बिज़नेस एक्चुअली कम्स फ्रॉम द कंटेंट।
यहाँ पे कंटेंट देखा, ये हुआ, फिर उनके रेफरल से लोग आ रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगेन आई एम नॉट हियर टू सेल एवरीबडी। मुझे पता है मेरा नीश क्या है यार। वो बंदा बोलता है कि नहीं यार, अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 की जगह बोलता 5,000 रुपये हैं, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम्हारा 5,000 देने की जरूरत भी नहीं है, फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, ये देख लो, ये देख लो, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। ये मैंने डैन उससे सीखा। ब्रांडिंग का एक वो है ना, एलेक्स It's true. नहीं 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 नहीं, डैन, क्या नाम है उस डैन को? नो, डैन को तो वो है ना यार, ये मुझे याद नहीं आ रहा। वो गंजा 50 साल का जापानीज तरह का बंदा है, कोरियन तरह का बंदा, अमेरिका। अरे वो जी भाई जो ब्रांडिंग ओ, you could do, you know, I just it is do amazing। जो वो कहता है कि भाई if you should sell, यस help them। यस ठीक है, आप 5,000 $5,000 दे रहे हो, मेरे पास $50,000 का प्रोपोजिशन है, आप नहीं दे सकते, 5,000 भी ना दो। मैं जानता हूँ, हो सकता है एक बंदा $2,000 वाला जानता हूँ जो ये काम कर सकता है, एक बंदा जानता हूँ, मैं बल्कि आपको फ्री में बता देता हूँ कैसे हो सकता है, ये कर लें आप। हाँ हाँ, मैंने हेल्प जरूर किया आपकी, लेकिन मैं अपने वैल्यू नीचे नहीं करूंगा यार, मैं इतना ही ले। यार अगर किसी को भी ना ब्रांडिंग पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी है ना नहीं नहीं, तो प्रिस डो इज द मैन, ये द मैन। और अगर कोई ग्राफिक्स में है और कोई एसोसिएशन और ये सब चीजें। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब बहुत बहुत फायदा होता है उसको देखने में। हाँ, ये आई मीन द रीजन इज मैं भी जो समझा ना, तो मार्केट आपको खुद उन चीज़ों की तरफ ले आती है। ग्रिस्डो एलए की मार्केट में इट्स अ वेरी सुपरफिशियल काइंड ऑफ अ मार्केट वेयर पीपल आर ऑलवेज सेलिंग। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट व्हेन पीपल आर ऑलवेज सेलिंग? हाँ, यू डोंट। यू डोंट, बिल्कुल ऐसे ही यू डोंट। हाँ, क्या आपके सेल्स का पुश जो है ऑलवेज हैज टू बी कपल्ड विद द ब्रांड का पुल, वो होना चाहिए। अगर ब्रांड का पुल नहीं है, फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग मेरे पास अगर आते हैं हु डोंट नो मी, एक्चुअली आई कम इन द सिचुएशन जहाँ नेगोशिएट करना पड़ जाता है। तो मुझे पता चलता है कि यार इसने नहीं देखा, तो वो कहीं से देख कर आया, किसी ने बता दिया भाई ये फ़ाद है, ऐसे कर लो, तो मैं फिर उसको पहले अपने सारे लिंक्स देता हूँ, पहले चीज़ें देता हूँ कि यार देख लो, दिस इज़ अ प्रोपोजिशन आई वर्क फॉर और आई वर्क लाइक दिस। तो अगर आपको लगता है ठीक है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि आई क्लोज द सेल 6 मंथ्स लेटर, 3 मंथ्स लेटर, ऐसा भी हुआ है साल बाद लोग आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का मैसेज देखा तो देखा लास्ट मैसेज उसका पिछले साल आया हुआ था, वो जो उस वक्त सीड प्लांट किया था वो अब आया। सही है, अब प्राइस वो वाली चाहिए तो प्राइस वो वाली नहीं है भाई, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन इस तरह के वो लोग होते हैं जिनको प्राइस का कंसर्न नहीं होता, इनकी कोई ना कोई बात ऐसी जहन पे लगी होती है जो कि उस पूरे साल किसी ने नहीं किया उनसे। हाँ और जब किसी ने पूरे साल नहीं की तो उनको पता है यार इस तरह की बात किसी ने की, उसी के बाद तो यार उसी के पास जाओ बात करो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। यार एक दुकान पे जाते हैं तो भाई बात हो गई, फॉर एग्जाम्पल अब उस दोबारा पलट के आप उसी दुकान पे आते हैं 10 दुकान के पास से कि यार ये जो यहाँ मेरा ना वो कहीं नहीं मिल रहा। तो तो इस पूरे प्रोसेस में मतलब रियलिस्टिकली स्पीकिंग मुझे ये बताएं हाउ वुड यू स्केल दिस। मैं था ये जैसे बहुत ही एक मतलब मैं बहुत सारे पर्सनल ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सब लोग जो है ना, जैसे ये आप भी यही कर रहे हैं कि ये पर्सनलाइज हो गए। हाउ वुड यू स्केल इट, आई मीन व्हाट इज़ योर प्लान टू। यस, मतलब आप इतना ज़्यादा एक वो है मतलब आप क्लोज हो रहे हैं किसी के साथ, तो what is the business proposition? Because I'm talking about business 2+2 emotion is nothing to do with the business. बिल्कुल। So how are you planning and how do you plan to scale this, यार इसमें keeping in mind that you will keep the same empathy हाँ for all your participants. यार 80-20 का रूल है, सिंपल सी बात है कि मुझे पता है 80% मार्केट वो है जो अफोर्ड नहीं कर सकती। खासकर पाकिस्तान में भी, ग्लोबली भी देखा जाए तो इतने लोग प्रीमियम चार्ज करो तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं। उन 80% के लिए मेरे पास क्या है, तो डेफिनेटली आई बिन वर्किंग, ऑब्वियसली वी हैव बिन वर्किंग टुगेदर ऑन दैट। हम कुछ ग्रुप कोचिंग्स पे काम कर रहे हैं। ग्रुप कोचिंग्स पे ये है कि आपका प्राइस पॉइंट कम होगा लेकिन आपके पास जो टच पॉइंट्स होंगे वो थोड़े बढ़ जाएंगे और आपको ग्रुप में कोचिंग कराई जाएगी। दूसरी चीज़ ये है डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप फ्री, मतलब आप पीडीएफ्स दें, आप वर्कआउट प्लान्स दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात वही आ जाती है कि वर्कआउट प्लान तो अभी आप चाहे जीपीटी से निकाल सकते हैं। सही है, मैं कोई अलग थोड़ी दे दूंगा, मैं वही दूंगा, मैं अपने टच के साथ दूंगा, लेकिन उस टच को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरी असिस्टेंस चाहिए होगी। तो जैसे एलेक्स हॉर्मोजी हमारे एक और गुरु, उन्होंने कहा है कि भाई आप सब कुछ फ्री में दे दो, और ये मैंने लिटरली मैं जितना मैंने यूट्यूब वीडियोस तक बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल बंदा मुझे बोलता है तो वर्कआउट बता दे, मैं उसको यूट्यूब का लिंक भेज देना, पूरा वर्कआउट मैंने इसमें बताया हुआ है। वो कहता नहीं मुझे बता दे। अब उसके तो भाई मैं चार्ज करूँगा ना यार, तुम मेरे टाइम मांग रहे हो। भाई एक चीज़ मैंने फ्री में रखी हुई है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, तुम बोलो आपसे बात करनी है मुझे, तो यार ये मैं प्रीमियम चार्ज करूँगा इसका, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए जो मुझे पता है, जिनके साथ मैं हूँ, क्योंकि बिन देयर डन दैट। मैं भी नहीं कर सकता था कोचिंग, मैंने भी इंटरनेशनल कोचिंग अगर की है तो मैंने बड़े पापड़ बेल के किए। बंदा जेब से पैसे निकालता है वैल्यू के लिए, तो कोई मसला नहीं, आपके लिए फ्री में है ये। तो इसको स्केल करने के लिए एक तो कंटेंट ने मेरे बहुत हेल्प की है, क्योंकि मेरा जब कंटेंट मैसिवली जाएगा, डेफिनेटली आई हैव बीन वर्किंग ऑन रील्स और
बहुत सारी माइंडसेट ओरिएंटेशन और फिटनेस के बारे पे बात करने वाली बहुत सारी चीज़ें मैंने की नहीं है। इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स को बम्बार्ड करना है। एक दफ़ा कंटेंट आपका आ जाएगा तो पीपल विल एक्चुअली सी कि हाँ, कुछ अथॉरिटी है और कुछ सीरियसनेस है। क्योंकि पीपल शुड सी ना कि अगर उन्होंने एक रील देखी है तो उनके पास एक रील ना हो देखने के लिए। फिर एक रील बाद जब वो सोशल मीडिया पे आए तो उनको पता चलेगा पूरी मैसिव पूरा सोशल प्रूफ के साथ। हाँ, पूरी दुकान है, आप हर चीज़ देख सकते हैं उसपे और उसके बाद आप कुछ सिलेक्ट करें और फिर आएँ बात करें, कोई फिर बात हो सकती है, फिर आप एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें फिर ग्रुप कोचिंग्स हैं, फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स में ई-बुक्स हो गई, सही है। नॉर्मल बुक्स हो गई क्योंकि ऑथर बनने का ख्वाब भी है क्योंकि जब इतना पढ़ता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कहीं न कहीं वो हाथों से फिर टाइपिंग भी निकलती है, राइटिंग भी निकलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टिल फिगरिंग आउट और फिगरिंग इट आउट विद लाइक माइंडेड पीपल क्योंकि कहीं न कहीं स्केल मैसिवली ना हो लेकिन वैल्यूएबली ज़रूर हो, इतना हो कि 80-20 मेरा कंज़्यूम हो जाए क्योंकि मुझे पता है जिस 80% मार्केट को मैं छोड़ रहा हूँ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम कैटर कर सकें। अदरवाइज़ 20% कंसल्टेंसी बेसिस पे तो इट्स अ वैल्यू बेस्ड मार्केट बट नॉट अ वॉल्यूम बेस्ड। Yes. Awesome. So, I mean, I think as far as your own business is concerned, you've understood the challenges of, your own personal brand along with the needs of your business. So, उसके लिए आपने अपने लिए different segmentation create की हुई है. What I'm interested in is, do you feel, um, obviously there's a huge social component to your business as well. And आपने अपने लिए filtration भी रखी हुई है for a lot of the people who you want to work with, who you don't want to work with. Do you have plans to add people who are completely outside your circle at any given time in the future? Add in a sense They in at them in the sense कि यार आप जैसे मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि ये देखिए क्योंकि ऑब्वियसली रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारी आवाम है, वो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी और मेरा जो है, जो परहैप्स हमारी जो इस करंट नीच पे हम काम भी कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, बहुत दूर है। एलेक्स हरमोज़ी का भी नाम नहीं सुना होगा, ऐसे ठीक है, डैन को का भी नाम नहीं सुना होगा। बन जाएँगे ना उनके लिए वो। हम बिल्कुल बन जाएँगे। ना हम बेसिकली हम बन गए। हम उनके लिए उसके लिए ट्राई करें हार्डेस्ट। दिस इज़ व्हाट माय नो दैट्स ग्रेट। क्योंकि अगर मुझे कोई लोकल नहीं मिला तो मैं बन जाता हूँ लोकल यार। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि उसके एक्सेस बढ़ाने के लिए आप जो फ्री कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप यूथ के लिए जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, सो आर यू आल्सो वर्किंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन दिस? ऑर्गेनाइजेशंस में ख़ास तौर पे देखा जाए तो आई गिव कॉर्पोरेट सेशंस। मेरी एक फ्लैगशिप टॉक है व्हिच इज़ फिटनेस फॉर वर्कहॉलिक्स जिसमें एंगेजमेंट सेशन होता है तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का जिसमें पीपल एक्चुअली कम आउट विद द चेंज माइंडसेट कि हाँ यार हमने आज सीखा कि फिटनेस क्यों होती है और पहली दफ़ा सीखा कि अच्छा फिटनेस के बारे में ऐसे सोचना चाहिए व्हिच इज़ अ वेरी गुड फीडबैक दैट आई हैव रिसीव्ड टिल डेट व्हेन इन एवरी सेशन। और घर में कैसे कर सकते हैं, फैमिली के साथ कैसे कर सकते हैं, डायनामिकली कैसे कर सकते हैं। देयर इज़ अ वेरी पावरफुल कोट बाय बावरमैन हू इज़ को-फाउंडर ऑफ नाइकी, इफ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। That's on the basis of self-sufficiency. You should not think about going to the gym when it comes to working out. क्या जिम जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं भाई। आपके पास लैपटॉप टेबल पे आपका लैपटॉप है, बराबर में 6x6 की जगह है। यू हैव गॉट योर बॉडी, यू हैव गॉट योर जिम। तो ये करो। तो इस पे ख़ास तौर पे जो कॉर्पोरेट टॉक्स होती हैं वेयर पीपल एक्चुअली कॉल मी, मैं जाता हूँ, उनको करता तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि वहाँ से आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडिविजुअली 50 लोग कर रहा हूँ, वहाँ 500 लोगों को एक साथ आई कैन रीच आउट टू देम और फिर वहाँ से फॉलोइंग भी बढ़ती है, फिर वहाँ से इंडिविजुअल भी लोग आते हैं। फिर इस तरह के पैकेजेज़ उनके लिए भी होते हैं। और इसके अलावा जो कोलैबोरेशंस रही हैं मेरी, जो मेरे पॉडकास्ट के थ्रू हुई हैं और जो मेरे वैसे मैंने लोगों के साथ काफ़ी ख़ास तौर पे पॉडकास्ट अगर लोग नहीं देखते तो कम से कम जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है उस पॉडकास्ट से निकला हुआ वो लोग ज़रूर देखते हैं। मेरी हंड्रेड्स ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं मेरी रील्स पे, लोग देखते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग वो रील्स देख के पॉडकास्ट पे जाते हैं कि यार इतनी अच्छी बात अगर यहाँ हुई थी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली रील मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी जाएगी, उसमें बंदा वो कह रहा है बैठा हुआ ही साद हबीब, ही इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो बाप के साथ जो बेटा काम कर रहा होता है, वो कहता है कि वहाँ ये बड़ी ज़बरदस्त थी यार, मैं भी हुक था ना। रिपीट होता है कि एक बाप के 2 बच्चे हैं, एक नौकरी करता है और एक बाप के साथ काम करता है। तो जब बाप के साथ काम करने वाला था बोला बाप मेरा क्या, बोलता है जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, सब तुम्हारा ही तो है। तो जब होता रहता है तो फिर जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद ये वाला भाई आता है तो कहता है कि भाई मेरा हिस्सा, तो बोलता तुम्हारा हिस्सा कौन सा भाई, बाप 10 कमाता था आज मैं 1000 कमा के दे रहा हूँ, तो तुम्हारा हिस्सा कहाँ से आ गया? बोलता भाई ये तो शरअ में है, ये तो शरीयत में है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि पहले से डिफाइंड होना चाहिए क्योंकि आप मुफ्ती तारिक मसूद के मुँह से भी सुना है मैंने, काफ़ी लोगों से सुना है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है चाहे कुछ भी हो।
ये ख़ानदान के इश्यूज़ होते हैं, पहले से अलाइन्ड हो जाने चाहिए। अच्छा मुझे नहीं पता था इतना कोई बड़ा पेन पॉइंट है ये। हट पड़ी हुई भाई, बिलियन क्रॉस करने वाली है वो। तकरीबन कोई 8,80,000 व्यूज़ हो चुके हैं उसके अभी तक। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा ये बंदा कौन है? लोगों ने नंबर भी माँगा है मुझसे काफ़ी लोगों ने। मैंने पूछ के नंबर दिया उनसे कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो कंसल्टेंसी नहीं करते हो, वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा साहब भाई वी शुड डू मोर ऑफ इट। तो उन्होंने कहा यार मुझे भी नहीं पता था, लेट्स डू मोर ऑफ इट। और मैंने कहा अब हम कुछ सेगमेंट करेंगे क्या-क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है ये वो कंटेंट है जिससे मैं फिज़िकल नहीं तो कम से कम इमोशनल, सोसाइटल मेंटल फिटनेस में ज़रूर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए फिटनेस हैज़ टू डू विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट योर बाइसेप्स एंड चेस्ट एंड लेग्स एंड ये वगैरह, ये सब तो हो जाएगा। ये सारी शिट अगर आप एड्रेस करोगे, कितने लोग इंडिया से कितने लोग हैं उस पे रील पे कि क्या गलत बात कर दी और ये है वो है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो भाई के लिए जान कुर्बान। अब मसला है भाई नापुंसक नाकारा है तो आप कम से कम बात तो कर सकते हैं ना कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ तो एक मसला ये भी है ना कि हम औलाद को पीछे रख देते हैं, भाई को पहले ले आते हैं। ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। मैंने अपने खानदान में देखा है ये जी, जी। कि जी वो चचा ताया ने कह दिया तो आप फिर फटेना साइड पे। मेरे ससुराल में काफ़ी ऐसी चीज़ें। तो नहीं इसमें जो है ना जो कंसल्टिंग और ट्रेनिंग्स के अंदर जब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत बड़ा पेन पॉइंट है यार। और मतलब ट्रेनिंग के दरमियान आधे वक्त इसी वक्त पे इसी चीज़ पे बात हो जाती है कि यार वो जो है वो ये हो रहा है और ताया ने कह दिया और अजीब है तूफान है यार। या यू आल्सो मेंशन्ड कि शार्क टैंक पे भी यही मसले हैं। ये यही बातें कर रहे थे कि पैसे भी हैं हाँ, और अब्बा नहीं मान रहे। कितना बड़ा इश्यू है ये यार। ये बहुत बड़ा इशू है। और ये किसी भी पॉडकास्ट पे आज तक मेरे से कोई बात इस तरह की हुई नहीं है। वो रील फटी तो ऐसा हुआ है कि मैं असल में देखिए आप इस बात पे ना वोकल है। आप कह रहे हैं यार मेरे घर का भी मसला है। मतलब ये वाला करेज भी नहीं है ना। करेक्ट ये वाला करेज नहीं है ना कि यार आप कह रहे हो कि हाँ यार मेरा भी मसला है। यार ये हर जगह है मसला। मसला है। 99.9 हम जब रात को बैठते हैं ना मेरे पास लोग आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ यही मसला आता है। भाई रिलेशनशिप के मसले आपको क्या लगता है मेरे साथ नहीं है? हाँ, सबके साथ है। मेरे साथ हैं जब तो रिलेट कर रहा हूँ। हाँ, सही है, मेरे घर पे हैं जब तो रिलेट किया है मैंने। देखिए, ये मैं अगेन बोलूँगा, बिफोर द मैरिज आई थॉट माय पेरेंट्स वर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, आइडियल पेरेंट्स। मेरे दोस्तों की शादियाँ उनको भी ये लगता था। बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ intricate rivalry, intrinsic rivalry that is always happening between two women when they are at home. मुझसे तारिक मसूद भी बात करता है बड़ा वोकली इसके बारे में। जी, आई हैव सीन दैट, आई हैव विटनेस्ड दैट। एज़ अ ब्रेडविनर एक मर्द का काम है कि भाई तुम हो ब्रेडविनर, तुम हो फलक्रम, जिस पे सब चल रही है। आपकी माँ, आपकी बेगम, आपके बच्चे, आपका बाप, आपके सिबलिंग्स। और अगर तुम ब्रेडविनर हो सबके, तो ये जान लो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ना सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। वाह, और अगर इन सारे स्टेक होल्डर्स में कोई भी पंगे करता है ना, तो तुम्हें नेगोशिएट भी साथ पे बिठा के तुम्हें ही करना है। जो मैंने कहा ना कि उस बच्चे ने सबसे बड़ी गलती ये की कि माँ से बदतमीज़ी कर ली। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे फ़ेवर दे रहा था, गलत किया। यहाँ पे आपने लाइन क्रिएट कर दी खुद। भाई इतना इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपके अंदर होनी चाहिए एज़ मर्द, ख़वातीन के पास नहीं होती है। वो उखाड़ती हैं आप। सही है, ये एक जेनेटिक मेकअप है, क्योंकि वो नहीं सोचती एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। लेकिन एज़ अ ब्रेड विनर क्योंकि आपके पास स्टेक होल्डर ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा बैक, ये बी टू बी सेल्स की तरह है। जी, ये ट्रांज़ैक्शन सेल्स नहीं है, आज खरीदूँगा टूथपेस्ट खरीद लूँगा। ये एक आप पूरी कंपनी के लिए टूथपेस्ट खरीद के दे रहे हो लोगों को। हाँ, तो अगर मसला है तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का आएगा। जी, 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 तो बैकफुट पे जाओ, हेलीकॉप्टर व्यू लो कि हाँ भाई क्या है, कैसे नहीं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब मैं शेयर करता हूँ लोगों से, सिर्फ़ इसलिए कि आई हैव बीन देयर डन दैट। तो ताकि यार अगर मैंने कोई गलती कर ली या मेरी कोई लर्निंग ऐसे है तो मैं सिखा दूँ तुम्हें। ज़बरदस्त। नहीं करूँगा तो यार मतलब मैं वही है। परफेक्ट रह के मैं कर क्या लूँगा? परफेक्ट रह के मेरे पास 2 लोग आएँगे। इम्परफेक्शन बता के मेरे पास 200 लोग आएँगे कि हाँ यार, थैंक गॉड। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए होते हैं। जी, आप एक टिमिड स्टूडेंट हैं, आप नहीं क्वेश्चन कर पा रहे। आप पूछना चाहते हैं कि यार ये समझ में नहीं आया। पीछे से एक आवाज़ आती है, वो सवाल कर लेता है। आप बोलते हो शुक्र है इसने ये सवाल कर लिया। भई आपका सवाल उसने कर लिया। तो आई वांट टू प्ले दैट रोल। इस पे मुझे एक चीज़ याद आई ज़ाकिर खान की, वो जो कॉमेडियन है। जी, 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 बड़े ज़बरदस्त आदमी। ज़बरदस्त अंदर से कमाल है। प्रोफाउंड। इसने कभी एक टॉक में ऐसी रील मेरे सामने आई। आई एक्चुअली कहता है ना कि बिलो द बेल्ट लगी हो मेरे। वो कहता है कि आपने कभी देखा होगा किसी बच्चे को थप्पड़ मारा जाता है, तो वो ऐसे नीचे करके ना वो ऐसी बाल से करता है और नीचे देख रहा होता है। लेकिन वो थोड़ा-सा अपने आप को बताने कि मुझे कुछ नहीं हुआ। सही है? और इसके ऑपोज़िट कुछ बच्चे होते हैं जिनको मारो तो वो आँखों में आँखें डाल के देखते हैं मारा कैसे मुझे। मतलब जो दूसरे टाइप के होते हैं ना उनके पीछे कोई ना कोई होता है उनकी सपोर्ट के लिए। आई वांट टू बी दैट पर्सन। ज़बरदस्त। कहता है कि जब इंसान अपने अंदर की इनसिक्योरिटी छुपाता है ना तो उसके पीछे कोई होता नहीं है। ना वो कहता है अभी लेके हाँ, लड़कों को ले आता हूँ मैं लड़कों को। तो कि आई वांट टू बी दैट माशा पर्सन जिसकी वजह से वो बोले कि यार मेरे पीछे कोई है और तूने मुझे हाथ कैसे लगाया। आई वांट टू बी दैट पर्सन फॉर माय किड्स, फॉर माय फ्रेंड्स, फॉर एवरीबॉडी कि हाँ यार आई एम एट द बैक, ठीक है।
लेट्स टॉक. So I'm really great that you've talked about that there's a huge mental component to what we your entire business is about that as well. अब अब हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की इतनी बातचीत होती ही नहीं है क्योंकि अगेन सोसाइटी में हमारा इतना मेजर स्टिग्मा है कि यार ये बातें सबके सामने करने की नहीं होती हैं. लाइक यू सेड यू वांट टू प्ले दैट रोल के पीछे से कि यार सवाल शुक्र है कोई ना कोई तो उठाए. And I think really yes, I saw some of your content like you were talking about sexual health and all of those things which are very very important to be talked about. So like what do you think इतनी hesitation क्यों है हमारे सारे इवन विद इन आवर ओन फैमिली सर्कल्स इन चीज़ों के पास. एक्सटर्नल वैलिडेशन है जिस पे हमें थोड़ा सा कम रिलाई करना चाहिए. मैंने जैसे कहा था ना कि 3 लेवल्स होते हैं आपके. पब्लिक इमेज होता है, एक फ्रेंड्स के सामने होता है, एक आपके अकेले में होता है. तो हमें ज़्यादातर उस अकेले वर्जन के बारे में सोचना चाहिए कि एम आई फीलिंग फुलफिल्ड यार, मतलब मैं इस हालत में ठीक हूँ या नहीं हूँ. देखिए कॉर्पोरेट छोड़ने का बहुत मैसिव डिसीजन था मेरा. मैं नहीं करता ये कभी अगर मैं उन वैल्यूज़ पे ना सोचता कि यार ठीक है पब्लिक इमेज है कि यार मैं बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ. मुझे अच्छी बात याद है मैं कहीं जाता था कि बोलते कहाँ काम करते हैं जी, मैं यहाँ काम करता हूँ. ओह जी क्या बात है. मैं भी कुछ होता है कि जी मैं आईवीए से पढ़ा हूँ, मैं ये क्या हूँ. ओह जी क्या बात है. ब्रांड्स हेल्प यू. लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है एक जगह मैं छोड़ा, उसने कहा यार यहाँ से कौन छोड़ के आता. मैंने कहा नासा भी होता तो मैं छोड़ देता क्योंकि वैल्यूज अलाइन नहीं हो रही है, मेरी ग्रोथ हिंडर हो रही है और आई हैव गॉट समथिंग टू डू विद माई सेल्फ. क्योंकि मैं जब रात को लेटता हूँ बैठता हूँ अपने बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद फुलफिल फील नहीं कर रहा. सिर्फ इसलिए कि यार वो बंदा देखता है मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास फ्यूल कार्ड है और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ. वही गैरी की बात आ गई ना कि वी बाय थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक. तो ये मुझे नहीं करना है. और फिर मिनिमलिज्म की तरफ, फिर सिंपल सी बात है स्पिरिचुअलिटी. आप जब रिलीजियस टीचिंग्स की तरफ आएंगे, और ये मैं बता दूं ये सिर्फ इस्लामिक टीचिंग्स नहीं है, ये एवरी रिलीजन की टीचिंग. मिनिमलिज्म हर रिलीजन में पाया जाएगा, बुद्धिज्म में भी पाया जाता है. ये जो जेन मोड है, मंक मोड है, ये सब यही है यार. नो अबाउट योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं. वरना तो कोई भी आपको कोई भी चीज़ दिखा के कंपैरिजन दिखाई कर देगा. लोग बोलते हैं यार वो फिटनेस क्रिएटर वाला कंटेंट बना है, तुम भी नहीं बनाता. हाथ को छालो, ऐसे करो, टांगे ऊपर करो, बोलो पेट कम हो जाता है. मैं नहीं करना भाई, मुझे पेट कम नहीं होता है ऐसे. अब बोल तो पेट कम करना इज़ नॉट अ गोल. सांस रोकने से भी हो जाता है. फादर भी बताइए ज़रा. ये अभी मैंने एक वीडियो देखी थी. ये सही है. तो ये माइंडसेट है, ये फ्रेमवर्क है. तो जिस पे काम करना ज़रूरी है. और जितना एक्सटर्नल वैलिडेशन से आप बाहर आएँगे, अपने आप को आप वो करेंगे और अपने स्टेक होल्डर्स को, जैसे मैंने कहा ना फुलक्रम है. आपकी मेंटल हेल्थ अगर आपकी बेगम ख़राब कर रही है या आपकी अम्मा ख़राब कर रही हैं, आपके अब्बा ख़राब कर रहे हैं, एट द एंड उनको ये कम्युनिकेट करें कि मेरी वजह से ही चीज़ें इकोसिस्टम मैनेज्ड है. मेरी चीज़ें ख़राब हुई ना अगर, और ये ज़बरदस्ती बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने नॉन वर्बल क्यूज़ से बताते हैं. बैलेंस क्रिएट करके, इमोशनली अपना कंट्रोल करके कि भाई आपके हाथ में सब कुछ है, तो अगर आपको छेड़ा गया तो पूरा इकोसिस्टम खराब होगा. हमारे यहाँ ना ये लोग इंटरनलाइज़ कर लेते हैं. हमारे यहाँ मर्द इंटरनलाइज़ करके बैठ जाते हैं. प्रॉब्लम में फिर बात ही नहीं करते, ये भी नहीं करते. तो भाई जब कितना है, कुड़ भी रहा है हाँ, मतलब. तोड़ भी रहा है बेटा, सब कुछ कर रहा है, फिर सही है. मेक सम वो कहते हैं ना, सद्गुरु ने कहा था कि बाउंड्रीज़ इसलिए ज़रूरी होती हैं, बाउंड्रीज़ वॉल की तरह होती हैं, जिनके बीच में दरवाज़ा भी होता है. क्योंकि उन दरवाजे से पता होता है कि यहाँ से हम आ जा सकते हैं, बाकी कहीं से भी नहीं आ जा सकते. तो बाउंड्री ज़रूर बनाएँ, दरवाजे रखें उसमें, जो बंद खोले के जा सकें. ऐसी बाउंड्रीज़ ना हो कि बिल्कुल ही सीमेंट लग जाए और दरवाजे ना हो. माशाल्लाह फाद भाई, इट वाज एन अमेजिंग कन्वर्सेशन दैट वी हैड विद यू. और बड़ा Right. मज़ा आया और बहुत सीखने को मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट. फॉर श्योर मैन, दिस इज ग्रेट. और आई रियली एडमायर योर हाउ आउटस्पोकन यू आर. और बहुत आपने सच्ची बातें की, तो ये बड़ा फ़ायदा हुआ. पॉडकास्ट का मतलब ही यही है ना कि आई Personal stories. यस. Yeah, and I think a lot of this was great context for for our audience, for definitely बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत वैल्यू मिलेगी. So inshallah, thank you for your time and signing off.